अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक और सुबह में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं हाफिज नजमुस साकिब और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार। आप देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं सब आर्ट से रिलेटेड हैं, लेकिन आर्ट्स को कैरियर के हवाले से पाकिस्तान में एक टैबू समझा जाता है। आज का हमारा टॉपिक भी यही है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रज़ा शाह साहब, NCA के प्रोफेसर हैं। थैंक यू सो मच सर हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि पाकिस्तान में आर्ट्स को एज ए कैरियर टैबू क्यों समझा जाता है? टैबू तो एग्जैक्टली मैं नहीं कहूँगा। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अगर कोई भी बच्चा अपने वालिदैन से कहे कि मैंने आर्ट का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो एक दफ़ा वो उनकी आंख थोड़ी सी ज़रा ऊपर होती है। क्यों? आप क्या करेंगे इसके अंदर? ठीक है, हालांकि किसी भी सोसाइटी को आप देखें, सिर्फ प्रोफेशंस के अंदर हार्डकोर प्रोफेशंस की ज़रूरत नहीं होती। हमें अदीब चाहिए, हमें मुसव्विर चाहिए, हमें सोचने वाले लोग चाहिए। ठीक है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सारे, ये एक आर्टिस्ट जो होता है ना, वो किसी भी सोसाइटी का एक बड़ा सेंसिटिव पार्ट होता है कि उसने कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ बदलनी होती, किसी रवैये को चैलेंज करना होता है। तो मेरे ख्याल के अंदर ये शायद कुछ इस तरह है कि माँ बाप या पेरेंट्स या सोसाइटी ये समझती है कि आर्टिस्ट बन के ये शायद कोई क्या कहते हैं चेंज हो जाए, इसकी बेसिक जो वो चीज़ें हैं जो ज़ाहिर थिंकिंग पर्सपेक्टिव तो एक आर्टिस्ट के चेंज होते हैं, तो शायद लोग उससे थोड़ा सा ज़रा खौफजदा हो जाते हैं, डरते हैं कि ये पता नहीं क्या बन जाएगा। अच्छा, आर्टिस्ट का जो थिंकिंग पर्सपेक्टिव है वो क्यों चेंज है? क्योंकि वो सेंसिटिव होते हैं, चीज़ों को बहुत माइन्यूटली देखते हैं। मेरे ख्याल में वो ऑब्जर्व ज़्यादा करते हैं। ठीक है, उनकी आंख जो होती है किसी भी आर्टिस्ट की जो होती है, वो एक लेमैन और एक आर्टिस्ट की आंख जो है वो किसी भी इवेंट को या किसी भी विजुअल को या किसी भी लैंडस्केप को या किसी भी शख्स को देखेगी तो वो थोड़े मुख्तलिफ तरीके से देखेगी। यानी कि अगर आप एक लैंडस्केप देख रहे हैं तो उसमें आपको कोई एक स्पेसिफिक चीज़ पसंद आ रही है, ठीक है, फिर आपने उसको फोकस उस चीज़ पे फोकस रखते हुए पूरे लैंडस्केप को किस तरह खूबसूरत तरीके से पेंट करना है या ड्रॉ करना है। शाह साहब, डेफिनेशन क्या है आर्टिस्ट की? अगर एक हम लोग देखें कि क्लियर डेफिनेशन हमारे सामने हो तो आर्टिस्ट क्या होगा? आर्टिस्ट वो होता है जो अपनी सराउंडिंग से अवेयर है, जो अपने आप से अवेयर है, जिसको ये पता है कि एज एन आर्टिस्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है। मतलब कि मैंने अगर कोई भी बात करनी है तो वो मैं कितनी अथॉरिटी से कर रहा हूँ और मुझे पता है कि ये बात ठीक है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रही तो कुछ अर्से बाद समझ में आ जाएगी। अच्छा, हमारे माशरे में एक आर्टिस्ट की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? और अगर जो बात आपने कही उसको मैं आगे लेके चलूं तो बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि जो फील्ड हमने चूज़ की, क्या वो कन्फ्यूजन का शिकार है? देखें, कन्फ्यूजन फील्ड जो है ना या सब्जेक्ट जो है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको कोई, आप किसी भी सब्जेक्ट को लेते हुए कन्फ्यूजन का शिकार हो। आप सिर्फ ये देखें कि एज एन आर्टिस्ट या एज एन विजुअल आर्टिस्ट आप देखें, लिखना भी लिखने का भी एक फ़न है, शायरी का एक फ़न है। बिल्कुल ठीक है, विजुअल आर्ट्स की बहुत सारी चीज़ें, फिल्म मेकिंग, ठीक है, वीडियोग्राफी, आजकल तो इतने हो गए हैं कि विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन के, हाउ टू डिज़ाइन योर कम्युनिकेशन, आप अपने बातचीत करने के तरीके, ठीक है, एक अगर इसी कोई फाइनेंशियल साइड पे ले जाएं तो वो एक विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन का सब्जेक्ट है जिसमें डिग्री मिल रही है। तो मेरे ख्याल में कि आपकी इन्वेस्टमेंट किधर है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि और आप जो चीज़ भी पढ़ रहे हैं आप उसको, मतलब हाउ मच अमाउंट ऑफ लव यू आर पुटिंग इन योर सब्जेक्ट, दैट्स इट। आपने ऑब्जर्वेशन की बात की, ऑब्जर्वेशन, और फिर हम लोग जब एक थॉट प्रोसेस के हवाले से बात करते हैं तो आर्टिस्ट के सोचने का जाविया क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में कि आर्टिस्ट के सोचने का जाविया यही होना चाहिए कि कोई भी सोच उसके दिल के कितना करीब है। ठीक है, क्योंकि अगर वो आपको इमोशनल लेवल पे कोई भी चीज़ टच नहीं कर रही, ठीक है, तो आप कोई भी आप उस थॉट को लेके कोई भी चीज़ क्रिएट नहीं कर सकते। आपको किसी ना किसी चीज़ का इमोशनली टच करना ज़रूरी है।
जैसे अभी स्टूडेंट्स आते हैं, थीसिस के स्टूडेंट्स जो आते हैं, ये अभी जो मैं डिज़ाइन का जो एक थीसिस करा रहा हूँ उसमें मैं स्टूडेंट से सिर्फ एक ही बात करता हूँ कि अपनी कोई बात कीजिए, वो बात मत करें जो पहले से देखी भी हो या सुनी भी हो, क्योंकि आपकी कहानी आपकी अपनी है। मुझे किसी और की कहानी में इतनी दिलचस्पी नहीं है कि आपकी कहानी क्या है और आप उसे किस तरीके से बयान करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द के बहुत सारे लोगों के होते हैं, लेकिन उस पर बात ही नहीं हो रही होती है। अच्छा, आर्ट्स की कितनी किस्में? किस्में तो अब आई थिंक कि आप किस्में अगर उसको वैसे देखें तो हमारे पास विजुअल आर्ट है, ठीक है, पेंटिंग है, डिज़ाइन है, ठीक है, वीडियोग्राफी है, सिनेमेटिक आर्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास। और इवन अब तो ये भी है कि आपके रहने सहने का भी एक आर्ट है, बोलने का, आपकी ज़िंदगी गुजारना ही पूरा एक आर्ट है कि हाउ टू लीड योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी से किस तरह स्ट्रेस लेवल कम कर रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है, और आप कितना क्रिएटिव हो रहे हैं अपने हर रिश्ते के अंदर, अपने काम वाली जगह पे, अपने रिश्ते के अंदर, अपने दोस्तों के साथ। स्ट्रेस कंट्रोल से इमोशनल हीलिंग की अगर बात की जाए, आर्ट कितनी मदद करती है? अच्छा, आर्ट अब यही है कि हमें देखें, बहुत अभी मुझे जो लगता है कि कुछ ऐसा वक्त आने वाला है कि हमें हीलर्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी, ऐसे लोग जो आपकी सिर्फ बात सुन सकें, ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात आप डे टू डे कम्युनिकेशन में देखें कि आपने अपनी पूरी तकरीर कर दी, ठीक है, और दूसरा बंदा कहेगा अच्छा ठीक है आप चाय ला दें, ठीक है, तो हमें एक लोगों को ये चीज़ सिखानी है कि आप दूसरे की बात सुने कैसे। और ये कितनी बड़ी थेरेपी है, कुछ लोगों को इसकी कितनी ज़रूरत होती है कि आप घर से पूरा दिन जब काम करके घर जाते हैं तो आपको बड़ा होता है कि आप किसी को अपने सारे दिन की रुदात सुनाएं। बिल्कुल ऐसे ही। और जो आर्ट एज ए हीलिंग जो है, ठीक है, वो इसी तरह ये कि बहुत सारे जब आप कोई भी क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं, अच्छा आर्ट तो एक वैसे ही क्रिएटिव काम है, ठीक है, अगर आप बाज़ औक़ात तो आप ऐसे कर रहे, ये भी मैंने पढ़ा है कि किचन में आप कुछ पका रहे हैं, आप कुछ खाना बना रहे हैं, तो वो उसके बीच के अंदर ही आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है, या आप गार्डनिंग कर रहे हैं, ठीक है, या इवन आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, घर का कोई काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर कोई ना कोई आपकी चीज़ रिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि आप वो खुद काम कर रहे होते हैं। आर्टिस्ट तो वैसे ही सारी ज़िंदगी उसके सामने एक कैनवस है, एक वॉल है, अगर एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर है तो उसके सामने एक फैब्रिक है, अगर कोई वो स्कल्पचर है तो उसके सामने एक वो है सारा। अच्छा, आपने इसकी बात की कि उसके सामने कैनवस है, उसके सामने उसका आर्ट है, तो आर्टिस्ट क्या अपनी फीलिंग्स को सिर्फ वहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं? क्योंकि लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन है कि आर्टिस्ट जो हैं वो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, शाय होते हैं, वो वैसे अपनी बात नहीं कह सकते, तो वो अपने आर्ट के ज़रिए अपनी बात जो है लोगों तक पहुँचाते हैं। कुछ हद तक ये कहना ठीक भी है कि अगर आप अपने बाज़ लोग जो हैं या बाज़ आर्टिस्ट जो हैं वो अपने आर्ट के थ्रू एक बड़ा मैसेज देते हैं, ठीक है, कि भाई ये मेरा मैसेज है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी भी होती है कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि एक आर्टिस्ट जो है वो जैसे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, ठीक है, उसने आपके सामने आके कोई ना कोई मैसेज देना है, ठीक है, जो विजुअल आर्टिस्ट है उसने तो पेंटिंग कर दी, ड्राइंग कर दी, ये सारी चीज़ें भी ठीक हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कि आजकल आपका जो भी एक्सप्रेशन है ना, अगर वो वोकल नहीं है या विजुअल नहीं है, तो आप ये देखें कि आप इसके अंदर आप कोई भी अपना अगर आर्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर आप अपना आप कहाँ तक या अपना मैसेज कहाँ तक दे सकते हैं। इफ़ इट इज़ क्लियर और हर बंदे को समझ में आ रहा है तो ठीक है, और जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनटाइटल्ड होती हैं, ठीक है, अब उसके अंदर आप देखेंगी, अगर लेट्स सपोज इफ़ यू आर लुकिंग एट अ पेंटिंग, तो आप उसे अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगी, मेरे ख्याल में नजम अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगे, हलीमा अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगी, तो बाज़ औक़ात किसी भी आर्ट वर्क को देखते हुए आपकी अपनी कहानी भी बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्या है और ये क्या सिर्फ पेंटिंग में होता है या हर फील्ड में हो सकता है? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स जो होती हैं वो नॉर्मल लोगों को समझ ही नहीं आती, और जो उसके पीछे आर्टिस्ट होता है उसका इसमें एक हिडन मैसेज होता है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट या तजरीदी आर्ट, ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो आप ये सही कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात ऐसे ही होता है कि जैसे अगर किसी भी आर्टिस्ट ने कोई सरफेस क्रिएट किया है, कोई पेंटिंग क्रिएट की है, तो वो उस वक्त किस इमोशन में था, वो कैसा महसूस कर रहा था, ठीक है, और उसके सामने रंग थे, ठीक है, अब उसने रंगों से अपनी कहानी तो लिख दी है,
लेकिन वो उसकी अपनी कहानी है। उस वक्त जो जैसा वो महसूस कर रहा था उसने उसी तरह अपने जज्बात जो थे वो या अपनी फीलिंग्स जो थी वो कैनवस पे या पेपर पे या कागज़ पे या किसी भी तरह जो थी वो उसके ऊपर ट्रांसफॉर्म कर दी। वो उसकी अपनी कहानी। अब उसकी कहानी से कोई देखने वाला कैसे इंस्पायर हो रहा है या उसको उसमें क्या चीज़ें लेकिन नजर शाह आ साहब रही ये तो हम सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बाकी चीज़ों में भी हो सकती है। जिस तरीके से एक शायर है उसका अपने शेर में अपना एक मतलब है, लेकिन हम बचपन में जब तशरीह करते थे तो हर किसी का अपना मतलब होता था। ये आप सही कह रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्शन जो है वो देखें ये एक ऐसी चीज़ है, एब्स्ट्रैक्शन जो है जो चीज़ों को शायद तोड़ती है और फिर बनाती है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ के लिए आपको बाज़ औक़ात चीज़ों की नफ़ी करना ज़रूरी है ताकि वो एक दूसरे तरीके से क्रिएट हो। देखिए कोई भी आर्टिस्ट होता है ना, उसका थोड़ा सा एक किसी ना किसी चीज़ को रद्द करना ज़रूरी है। कोई भी कन्वेंशनल थॉट, कोई भी चीज़ कि उसके ऊपर वो अपनी एक राय का इजहार करे कि ये शायद ये चीज़ मुझे अच्छी, या मैं इस चीज़ से मुत्तफ़िक नहीं हूँ। अच्छा फिर आप किस चीज़ से मुत्तफ़िक हैं वो बता दीजिए। तो किसी भी आर्टिस्ट का या और ये जो तजरीदी आर्ट है, एब्स्ट्रैक्शन जो है, ये ज़िंदगी के वैसे तो ज़िंदगी में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन की एक अपनी खूबसूरती है। क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन अगर ज़िंदगी में आप देखें तो कोई ना कोई चीज़ किसी ना किसी चीज़ कोई, और आपकी बहुत सारी जो आसपास अपने देखें तो चीज़ें जो हैं वो बन रही होती हैं, बिखर रही होती हैं, फिर सिमट रही होती हैं। तो ये जो है ना ये ज़रूरी अच्छा, अगर है। आर्ट एज ए करियर की बात की जाए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की बात की जाए तो उसमें ये समझा जाता है कि अगर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सका, डॉक्टर नहीं बन सका, तो चलो फिर एट द एंड इसकी मर्ज़ी है कि इसको जो है ना आर्ट ही पढ़ने के लिए डाल दो। कि कुछ ना कर सके तो आर्ट एक ऑप्शन रह जाता है। नहीं, या इसको मैं इस तरह कहूँगी कि लोग बहुत ये सोचते हैं कि ये जिसने आर्ट पढ़ा हुआ है या जो आर्टिस्ट है वो तो शुरू में नालायक होगा, नंबर नहीं आते होंगे तो इस फील्ड में चला गया। अब ये सानहा दोनों तरीके से हो सकता है। ये हादसा दोनों तरीके से हो सकता है कि आप, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। लेकिन आजकल थोड़ा सा ये है कि बच्चे क्लैरिटी के साथ नहीं आते कि आपने ये, अगर आप ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। लेकिन उसकी ये वजह भी तो हो सकती है ना कि फील्ड्स अब आर्ट में भी माशाल्लाह इतनी ज़्यादा फील्ड्स आ गई हैं कि वो उनको ये तो पता हो कि उन्होंने आर्टिस्ट बनना है, लेकिन उनको ये ना पता हो कि उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, स्पेसिफिकली किस फील्ड में जाना चाहिए। ये हो सकता है। इसीलिए जो आपका जो फाउंडेशन ईयर होता है ना, उसमें आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है। बातें इतनी चल रही है ना, उसमें हम ये भूल गए कि हमने पहले सेगमेंट की तरफ भी जाना है। सही तो पहला सेगमेंट है हमारा पर्सनल ग्रूमिंग, और उसमें आज हमें क्या बताया और क्या सिखाया जा रहा है वो देखते हैं। वापस आएंगे, यहीं से बातों को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट फसी मेहता और आज आपकी खिदमत में लेकर आया हूं कुछ मज़ेदार, अच्छी और प्रोडक्टिव बातें। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी सेहत का और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। अब अरे भाई, इर्द गिर्द लोगों का ख्याल क्यों रख रहे होंगे, ये भी तो कोई कहे। हम क्यों किसी का ख्याल रखते हैं? ताकि उनसे अच्छा ताल्लुक़ रहे, या कुछ लोग जिन्हें हम पसंद करते हैं उनका ज़्यादा ख्याल रखते हैं, माँ बाप का, बहन भाई का, बीवी बच्चों का। लेकिन हम इस हलके से बाहर भी कुछ लोगों का ख्याल रखते हैं, और जो लोग उन लोगों का ख्याल रखना जानते हैं, आप देखेंगे कि अमूमन वो ज़िंदगी में कामयाब लोग होंगे। ये ख्याल रखना क्या होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या मैं उनकी तीमारदारी करूं, मैं उनके घर खाना पहुंचाऊं, उन्हें कपड़े दे के दूं? नहीं, ख्याल रखना एक और लेवल है। सिर्फ और सिर्फ ये जो ज़ाहरी चीज़ें हैं, जिसे हम मटेरियल थिंग्स कहते हैं, ये किसी को फराहम करना, उसका ख्याल रखना नहीं होता। उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक़ बनाने के लिए, चाहे वो आपके वर्क फोर्स के अंदर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हों, या आपकी पर्सनल फैमिली लाइफ के अंदर हों, फ्रेंड्स हों, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ख्याल में, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने में, वो है उनको समझना, उनके जज्बात को समझना। अब बड़ी बात है, हमने पहले भी बात की कि लोग जज्बाती हों अच्छे नहीं होते,
पर बिल्कुल ड्राई हों तो बिल्कुल नहीं अच्छे होते। इसका मतलब है कि वो तो ह्यूमन एलिमेंट से रिलेट ही नहीं कर सकते, वो ह्यूमन नहीं है। हम ह्यूमन ही तब हैं क्योंकि हमारे में जज्बात हैं, हम फील करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं। इसको कंट्रोल करना इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों का काम है, और यही हमारा, आपको पता है, इस वीक का टॉपिक है। अब हम जो बात करेंगे वो है दूसरों के बारे में बेहतर तौर पे आगाह होने पे, और वो सिर्फ ये नहीं है कि आपको उनके जज्बात का पता, आपको ये भी पता हो कि हर किस्म के इमोशन पे या उनके रिएक्शन पे आपने कैसे दोबारा से रिएक्ट करना है, आपने क्या करना है जो अगर उनका मूड नहीं ठीक है तो उसे अपलिफ्ट कर सके। अगर आप कुछ कहेंगे या करेंगे या जवाब देंगे किसी सिचुएशन में, तो अगर एक शख्स पहले ही दुखी है और तकलीफ़ में है या कोई मेहनत कर रहा है, तो अमूमन जो लोग हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं और बहुत सारे चीज़ों में मेहनत करते हैं। कोई अपनी पढ़ाई के लिए करता है, कोई पतला होने के लिए करता है, मैं भी कर रहा हूँ, और कुछ लोग तरक्की हासिल करने के लिए करते हैं, कुछ लोग अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए मेहनत करते हैं। बट आप किसी से मिलें और आप कहें मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, और कहें नहीं लेकिन दिख तो नहीं रहा है, महसूस तो नहीं हो रहा है, ढेर कर दिया आपने उसके इमोशंस, आपने उसके जज्बात से खेला है। क्यों? क्योंकि आपने रियलाइज़ नहीं किया कि अगर मैं खुद ये बोल रहा होता और ख़ुद किस इतने मुश्किल मराइल से गुजर रहा होता, तो क्या मैं भी चाहूँगा कि कोई आके मुझे ऐसे ही कहे? आप चाहेंगे कोई आपको आके बकअप करे, आपके ढारस बांधे, आपको सपोर्ट करे, इमोशनली सपोर्ट करे? मैं जाके उसके साथ उसके रिलेशन बनाने में या उसके गोल को अचीव करने में डायरेक्टली अगर कोई हाथ नहीं बटा सकता, तो एटलीस्ट मैं मोरली सपोर्टिव हो सकता हूँ उसको बताने के लिए कि यार मैं आपके साथ हूँ। आप चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस प्राइम हो, बहुत अच्छा हो, तो आप लोगों की मदद करें। पहले आप ये देखें कि मेरे साथ लोग कैसा बर्ताव करें। हर कोई मुझसे आके बात करे, मेरे से सलाम करे, मुझसे अच्छे तरीके से पेश आए, मेरे जो कॉलीग्स हैं वो भी इज्जत करें। तो पहले आप वो कदम उठाएं जो आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। गिव बिफोर यू रिसीव, ये बहुत कमाल लॉ है। यकीन करिए बूमरैंग की तरह वापस आता है, बाज़ औक़ात तो डबल ट्रिपल होके आता है। तो कुछ मैं एग्जांपल्स देता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं और काफ़ी अर्से पुरानी बात है कि उनकी स्पाउस के साथ कुछ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने जाके एक साइकेट्रिस्ट से हेल्प ली, प्रोफेशनल हेल्प के लिए गए। वो मेरे पास आया उस दिन, उसने मुझे बताया कि भाई मैं गया, और उसने मुझे कहा कि जब भी गुस्सा बहुत ज़्यादा चढ़े तो तुम उसके चेहरे के साथ कोई कार्टून का चेहरा इमेजिन कर लिया करो, तुम्हारे अंदर हंसी आ जाएगी। तो उसने अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना शुरू कर दिया। भाई मेरी उससे एक बात पे थोड़ा सा इख्तलाफ था, और वो साइकेट्रिस्ट साहब से भी, कि ये तो तुम रूट कॉज को एड्रेस नहीं कर रहे, कि जो जड़ है वो वहीं पे है। तुम सिर्फ ये कह रहे हो कि ठीक है, जब भी मुझे गुस्सा आएगा तो मैं उसके शक्ल पे किसी की शक्ल जहन में इमेजिन करूँगा और मैं ठंडा हो जाऊँगा। मैंने उसे ये रिक्वेस्ट की कि पहले तो जानने की कोशिश करो कि गुस्सा आता क्यों है। तो पता चला कि बच्चे घर में तंग करते हैं, घर में माँ बाप जो हैं उसकी स्पाउस के, उसकी बीवी के, अब वो थोड़े सपोर्टिव नहीं थे और वो अपने आप को अकेला महसूस करती थी। मैंने ये जब उससे ज़िक्र हुआ, कुछ अरसे बाद मुलाकात हुई, तो उसने कहा बहुत ज़बरदस्त हो गया, क्योंकि अब मैं रिलेट कर सकता हूँ कि वो कितने मुश्किल और चैलेंजेस से गुजरती है। तो उसको नहीं मालूम था कि मेरे दफ्तर का वक्त कैसा गुजरा। वो कुछ मेरे से एक्सपेक्ट करती है जब मैं घर आता हूँ, जब मैं घर आता हूँ मैं उससे कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ। एक्सपेक्टेशंस का क्लैश हो जाता है, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं रहे कि दोनों की अपनी एक सिचुएशन है, उनको समझें अपने आप को उसकी जगह पे रख के। सो ये जो एम्पैथी है, ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टूल है। अगर आप ये यूज़ करें, अगर आप प्रैक्टिस करें एम्पैथी की, आप अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी को ऐसे क्रॉस करेंगे, ऐसे होगा कि आप कहेंगे कि कामयाबी मेरे कदम चूमती है। हर कोई आपसे मुतासिर होकर आप जैसा बनने की कोशिश करेगा, आपके पास बैठने की कोशिश करेगा। आप एक मैग्नेट की तरह होंगे किसी भी कम्युनिटी में, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो सोशल कम्युनिटी हो, कोई भी कम्युनिटी हो। सो एम्पैथाइज करना एक अच्छे इमोशनली इंटेलिजेंट शख्स की खूबी और ख़ासियत है। अब हम थोड़ा सा इसमें और इंडल्ज करेंगे कि एम्पैथाइज करने के लिए कौन सी वो टिप्स हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो आप अगर उन पे अमल पैरा हों तो आप बेहतर तरीके से अपने इर्द गिर्द के माहौल और लोगों को समझ सकते हैं। कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, जैसे हर चीज़ का एक मोहल्ले वकू होता है। आप कहते हैं कि ये वक्त नहीं है ये बात करने का, ये वक्त नहीं है इस तरह के कपड़े पहनने का। कुछ चीज़ें हैं जो सोसाइटी डिफ़ाइन करती है,
और कहीं पे वो लिखी होंगी किसी कानून के अंदर, किसी रूल्स के अंदर, किसी कस्टम्स या ट्रेडिशंस की किताब के अंदर। सबसे पहली चीज़ जो मैंने हमेशा कहा, अगर आपको लगे कि आपको कुछ नहीं पता तो अपोलोजाइज़ करना, एक्सेप्ट करना और अगले को बताना अपनी फीलिंग्स बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके इर्द गिर्द आपको अपनी फीलिंग्स बताए, ओपन करे, ट्रस्ट करे, तो पहले आप वो कदम लें। उसका ये मतलब नहीं है कि आप जाके किसी को कहें कि यार आज मैं बहुत सैड हूँ, या किसी अपने मैनेजर को कहें यू नो आई डोंट लाइक यू, आपने जो कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे दिल को दुख हुआ। इसके तरीका है एक्सप्रेस करने का, एम्पैथाइज करने का। भाई उसने आपको अगर कहा तो क्यों कहा, अगर तो जेन्युइन रीज़न है तो उस जेन्युइन रीज़न से रिलेट करें, उन्होंने बताएं कि मैं समझ सकता हूँ कि आपके अपने गोल्स हैं, आपके अचीवमेंट के लिए आपके कोई आपने अपना मार्कर रखा होगा स्टेक होल्डर्स के लिए या शेयर होल्डर्स को आपने कोई कमिटमेंट दी और वो मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए मसला है, लेकिन अगर मुझे थोड़ी सी सही गाइडेंस मिल जाए, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ तो मैं बेहतर करूँगा। आप कोई कोच मुझे असाइन कर सकते हैं जो मेरी हेल्प करे, कोई मेंटर असाइन कर सकते हैं, क्या आप मुझे किसी ट्रेनिंग की तरफ गाइड कर सकते हैं? तो क्या होगा, इससे आपकी और उनकी कम्युनिकेशन एक डिफरेंट लेवल पे स्टार्ट हो जाएगी। हर चीज़ को पॉजिटिव लें, मस्बत ख्याली बहुत बहुत बड़ी खूबी है। हर चीज़ को पॉजिटिव लेने के लिए एक स्ट्रगल है जिससे आपने गुजरना है। अब इसकी कुछ बातें हमने पिछले एपिसोड में भी की। कुछ और चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी हैं और आपको और भी हेल्पफुल होंगी एम्पैथाइज करने में, किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने में, वो सबसे पहले क्या है, एक तो अपनी भी सुने, अपने आप को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा दूसरों की बात सुने। इतने ओपन हो जाएं कि आप लोगों के इर्द गिर्द जो आपको फीडबैक मिल रहा है, वर्बल नॉन वर्बल, बहुत सारी चीज़ें आपके इन्वायरमेंट में हो रही हैं, उसे परसीव करें और उसकी बेसिस पे आराम से सोच के रिएक्ट करें, मेडिटेट करें। एम्पैथाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करें और किसी कॉज का हिस्सा बने। कोई ऐसी चीज़ जो आपको यहाँ पे आके मोटिवेट करती हो, एक ऐसी कॉज जिसका आप हिस्सा बनना चाहें, या आप खुद वो कॉज स्टार्ट कर रहे हो या किसी की ऐसी काम में आप शामिल हो जाएं। बहुत सारे इदारे हैं जो ऐसा काम करते हैं जिससे वो अपनी कम्युनिटी की अपलिफ्टिंग करते हैं। जब आप कम्युनिटी बिल्डिंग में जाएंगे, इसके ऊपर मैं अपनी एक एपिसोड में बात थोड़ी करूँगा, तो आप लोगों से रिलेट कर पाएंगे, आप उनका दुख, उनका दर्द समझ पाएंगे। सो ये जो मैंने बात की कि कम्युनिटी का कॉज का हिस्सा बने और उनसे रिलेट करें, इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आप ऑनलाइन जाके ढूंढ सकते हैं अपने लिए, अपने इर्द गिर्द जो ग्रुप्स हैं उनमें जाके ढूंढ सकते हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इससे आपको बहुत मदद मिलेगी एक इमोशनल इंटेलिजेंस की जो आपका सफ़र जो आपने शुरू किया है उसकी तरफ गामज़न रहने में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले एपिसोड के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। जी वेलकम बैक टू द शो। वापस आते हैं आपकी तरफ। बहुत ज़्यादा सवाल करने हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। जी। आर्ट कैरियर के लिहाज से कितना सक्सेसफुल है पाकिस्तान में? सक्सेसफुल इन टर्म ऑफ फाइनेंस अगर आप कहते हैं कि ये Yes. कितना रीपे कर रहा क्योंकि है। जाहिर है हमारी सोसाइटी ऐसी है ना कि हम सक्सेस को पैसे से ही जोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि सक्सेस, एक तो मैं ये कहता हूँ कि शायद हमें सक्सेस की डेफिनेशन रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। इस पे भी हम आएंगे, ठीक है। इनके सवाल के बाद। सवाल ये है कि फाइनेंशियली आर्टिस्ट जो है वो ऐसी बात नहीं है कि आपने अगर किसी को आर्टिस्ट बना, या अगर देखें अगर उसने अगर आर्किटेक्चर है, विजुअल आर्टिस्ट है, मिनिएचर कर रहा है, टेक्सटाइल डिज़ाइनर है, ठीक है, ये सारे जो एक कोर्स विजुअल आर्ट्स के जो कोर्स सब्जेक्ट्स हैं वो ये हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप ये समझें कि अच्छा इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक। बाज़ औक़ात ये है कि अब जब बच्चा 4-5 साल पढ़ने के बाद निकलता है तो उसको मार्केट में जगह मिल जाती है। अगेन यही कि उसका कॉन्सेप्ट कितना जानवन है। तो आर्ट एज एन करियर आप चूज़ कर सकते हैं। और अब तो ऐसे है कि जैसे ऑनलाइन है, जैसे किसी ने लोगो डिज़ाइन करवाना है अपना, अब तो दुनिया इतनी श्रिंक हो गई है कि आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऑर्डर मिलता है। विजुअल आर्ट है, आपने ग्राफिक डिज़ाइन है, ठीक है, इलस्ट्रेशन आपने ड्रॉ करनी है, ये ऑनलाइन इतना कुछ चल रहा है कि अभी ऑनलाइन तो इतनी बड़ी मार्केट आ रही है। सक्सेस की डेफिनेशन हर किसी के लिए अपनी अपनी है। इसको ज़रा अगर आप बता दें कि आप कह रहे थे कि डेफिनेशन हमें क्लियर नहीं है। अगर आप खुश हैं तो आप कामयाब हैं, और अगर आप अपने अगर आप फाइनेंशियली
आपके पास फाइनेंशियल अबेंडेंस है, ठीक है, और फिर भी आप खुश नहीं हैं, आपके पास सारी चीज़ें हैं, तो फिर वो सक्सेस नहीं है, वो स्ट्रेस ज़रूर हो सकता है। तो मेरे ख्याल में इफ़ यू आर हैप्पी यू आर सक्सेसफुल। अच्छा, सोसाइटी को ये बताने में कितना टाइम लगेगा कि हैप्पीनेस ही सक्सेस है? मेरे ख्याल में हमारी सोसाइटी को अभी कुछ समझ तो आ रहा है कि भाई अब जिस तरह का केओस है, चीज़ें जो हैं वो आप आसपास अपने देख रहे हैं, तो लोगों को समझ तो आ रहा है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। अब वो क्या है कि आप बाज़ औक़ात आपके पास सारी चीज़ें हैं लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हैं। हमें बहुत सारी चीज़ों को रीडिफ़ाइन करने की ज़रूरत है कि अपने हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो और सक्सेस का तो ये है कि अगर आप सारी चीज़ों के बावजूद भी अगर आप खुश नहीं हैं तो फिर उस सक्सेस का तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। और आर्टिस्ट को बचपन से पता होता है कि वो आर्टिस्ट है? थोड़ा बहुत तो पता होता है, थोड़ा बहुत उसको पता होता है कि मैंने कन्वेंशनल या कोई रिवायती काम से हट के कोई काम करना है, कुछ थोड़ी बहुत अवेयरनेस होती है। बाज़ औक़ात बाज़ कंडीशंस में ऐसे होता है कि ये आपकी टेंडेंसी ग्रूम कर जाती है। जैसे एक पौधा है ना, उसको आइडियल सिचुएशन मिले, उसको हवा, पानी, धूप हर तरह से मिली तो वो ग्रो करता है। लेकिन बाज़ औक़ात आर्टिस्ट जो है ज़रूरी नहीं कि उसको एक क्या कहते हैं मुनासिब हालात मिले, उसको पता है तो। लेकिन ये है कि कुछ तो बन जाते हैं, लेकिन कुछ जो नहीं भी बनते ना, उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आर्ट वो प्रोड्यूस करते हैं, वो रहता है। वो शायद पढ़ने की सूरत में, लिखने की सूरत में, या इवन ख्वाब देखने की सूरत में। अच्छा, शायरों के बारे में कहा जाता था, जब हम भी छोटे थे हम भी कहा करते थे माजरत के साथ कि इनको तो नाकामी हुई मोहब्बत में तो इन्होंने शायरी कर दी और मुसीबत बन गई हमारे लिए। सही। आर्टिस्ट के बारे में भी कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं? नाकामी मेरे ख्याल में तो ना सिर्फ शायर को या आर्टिस्ट को, मेरे ख्याल में नाकामी को फेस करना, फेलियर को फेस करना, किसी किस्म की भी नाकामी को फेस करना, वो सीखना चाहिए बंदे को कि भाई मैं उससे क्योंकि जितना हमें फेलियर सिखाता है उतना हमें सक्सेस नहीं सिखा सकता। तो मेरे ख्याल में कि ये तो हर बंदे के साथ ही यही होता है, या हर शख्स के साथ, कि उसको फेल होना ज़रूरी है ताकि वो सीखे कि अब मैंने ये हाउ कैन आई लर्न विद माई मिस्टेक। वरना गलती करना तो एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है ना। हमें तो जिस तरीके से हम पहले प्रोग्राम के बात कर रहे थे, आपने बोला कि फेलियर का सामना करना नहीं सिखाया जाता। बच्चा फेल हो जाए तो उसको हम लोग इतना कोसते हैं, इतनी बातें सुनाते हैं, एक ये चीज़। और दूसरी तरफ हमें तो ये भी नहीं सिखाया गया कि किसी से ताज़ियत कैसे करनी है, किसी के मर जाने पे, किसी की फोतकी पे जाके किसी से खुशी का इजहार कैसे करना है, इवन अपनी खुशी का इजहार कैसे करना है। इवन हम लोग अपने पेरेंट्स से भी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते, शायरनेस फील करते हैं। और अगर कोई कर भी रहा हो, क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत होता है, तो हमें बड़ा अजीब नज़रों से देखा जाता है कि अल्लाह हर वक्त यही करते रहते हैं, हर वक्त गले मिलते रहते हैं। बड़ी अजीब सी ये सिचुएशन है कि आप प्यार के इजहार में भी लोग आपको बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है। देखें, एक्सप्रेशन तो अगर फिर वो बात थोड़ी सी ज़रा बढ़ जाएगी कि एक्सप्रेशन तो हमें शुरू से, अगर हमें एक आप देखें कि सिखाया, या एक आस पास देखें कि हमें ब्लॉक करना सिखाया जाता है। बहुत सारे एक्सप्रेशन जो हैं, इसको ब्लॉक कर दो, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। बहुत सारी चीज़ों के बाद फिर जो इवॉल्व होके एक जो इंसान की शख्सियत निकलती है, वो खुद ही इतना सेल्फ सेंसर्ड हो जाता है कि वो बाज़ औक़ात ये सोच रहा होता है मर्द ने रोना नहीं है, ठीक है। हाँ। ये आपने बाउंडनेस की जहाँ पर बात की। जी, कोई भी मतलब बहुत सारे एक्सप्रेशन जो हैं, देखें इंसान जो है ना, वो या जैसे मौसम है, सारी ज़िंदगी एक ही मौसम रहे, आपकी सारी उम्र आपने बाहर ही देखनी है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप जो है वो सारी ज़िंदगी आप ऐसे ही बैठी रहेंगी, या आप ऐसे ना आप बड़े होएंगे, ना कुछ हो रहे हैं, ना आपके कोई तब्दीली आ ही नहीं रही, तो आप उससे बोर हो जाएंगे एक टाइम पे। तो मेरे ख्याल में एक्सप्रेशन जो है ना, वो जो आपको सोसाइटी सिखाती है, वो एक तरह का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो उसके अंदर अब आप खुद कितने क्रिएटिव हैं। अच्छा, तब्दीली की आपने बात की, क्या जो आर्टिस्ट हैं वो हमेशा लहरों के दूसरी तरफ ही चलते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं? नहीं, इट्स नॉट ऑल अबाउट गोइंग अगेंस्ट द टाइड। बाज़ औक़ात आप लहरों के साथ भी चल के बहुत कुछ सीख सकते हैं। यू कैन बी द फ्लो, ठीक है, यू कैन लीड द फ्लो, और यू कैन लीड द फ्लो, यू कैन वो। लेकिन एक चीज़ जो है वो फ्लो से ही मुझे याद है कि मैं पढ़ रहा था कि द वाटर विच इज़ टू प्योर हैज़ नो फिश,
किसी भी आर्टिस्ट को या किसी भी इंसान को ना कुछ कसाफतों की ज़रूरत होती है अपने आप को क्या कहते हैं इवॉल्व करने के लिए। तो ज़िंदगी में थोड़ी बहुत कसाफत की भी ज़रूरत है कि आपको पता चले, क्योंकि चीज़ें अपनी ज़िद के साथ पहचानी जाती हैं। ज़बरदस्ती के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स तो हमने बहुत देखे, आपने माशाल्लाह से इतनी उम्र गुजारी है, ये बताएं कि ज़बरदस्ती के आर्टिस्ट भी होते हैं? बाज़ औक़ात मैंने देखे हैं, मैं आपको बताऊं, ज़बरदस्ती के आर्टिस्ट ऐसे कि जैसे कि माँ बाप अब या बच्चे को ख़ुद समझ में नहीं आ रहा, या माँ बाप ने कहा कि चलो वो तुम्हारी जो है वो बड़ी बहन ने आर्ट या डिज़ाइन पढ़ा, ये क्या, चले आप भी यही पढ़ लें। ये होता है, बच्चे घर में देखते हैं, करते हैं, इंस्पायर तो होते हैं, ठीक है। और बाज़ औक़ात जो है वो एक आसानी भी होती है चीज़, क्योंकि आप ये देखें कि जब मैंने एक सोचा था कि जी मुझे विजुअल आर्ट्स पढ़ना है या डिज़ाइन पढ़ना है, ठीक है, तो मैंने एक मेरे जहन में ये चीज़ थी कि हाँ ये आसान तो होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आसान, कन्वेंशनल स्टडी से आसान होगा। लेकिन मेरे ख्याल में मुझे पहले साल ही पता चल गया था कि ये चीज़ भी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इसमें आपको जेन्युइन होना पड़ता है। आसान भी है और उसके साथ साथ एक और चीज़, डर का फैक्टर। जब भी आप आर्ट को देखते साथ हैं, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर अगर बात की जाए, तो आपके एक बच्चे ने अगर पढ़ना है या माँ बाप ने बच्चे को भेजना है किसी आर्ट स्कूल, तो उनके जहन में फौरी तौर पर डर आ जाएगा फ्यूचर का। तो हम इस पे वापस आएंगे, हमें बढ़ना है अपने सेगमेंट की तरफ हम चलते हैं। फिटनेस का सेगमेंट है, और जिन लोगों को नजम की तरह एब्स बनाने का बहुत शौक है, वो देखें कि क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। देखिए हम वापस आए। अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, वी आर बैक विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी। आज का टॉपिक ना सबको बहुत पसंद आने लगा है, क्योंकि ये टॉपिक ना मेजॉरिटी जितनी भी पॉपुलेशन से, जितने लोगों से मेरी मुलाकात होती है, किसी ने वेट गेन करना है, किसी ने वेट लूज़ करना है ना, उन सब का एक ही कंसर्न है कि मुझे ना पेट अंदर करना है और मुझे अपने एब्स का वर्कआउट बताएं, मुझे कोई ऐसे वर्कआउट बताएं जिसकी वजह से ना मेरे एब्स अंदर चले जाएं और मेरी वो एक लीनर बॉडी आ जाए, वो चिसल्ड एब वाली लुक आ जाए। आज हम इस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिशन में हमने क्या क्या करना है कि हम अपने एब्स को लीनर कर सकें, हम वर्कआउट्स क्या क्या कर सकते हैं। और सबसे अहम बात, मैं स्टार्ट करूंगी गुड न्यूज़ के साथ। गुड न्यूज़ ये है कि हम सबके एब्स हैं। अगर किसी का वज़न 150 kg या 200 kg भी है ना, तो उसके भी एब्स हैं। दैट्स द गुड न्यूज़। अब होता क्या है कि अगर ये आपके एब्स हैं तो उसके ऊपर एक लेयर है फैट की, और उसने उस फैट ने उसको कवर किया हुआ है। सो हम डिस्कस करेंगे कि वो फैट की जो लेयर है हम कैसे उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे उसको हम श्रिंक कर सकते हैं, और वो कौन से वर्कआउट कर सकते हैं जिससे हम अपने पेट के मसल्स उनको हम इन्हेंस कर सकते हैं, ताकि वो हमारी एब्स की लुक सामने नजर आए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट। जैसे कि मैंने आपको बताया, इट्स साइंस, इट इज़ साइंस, इट इज़ आवर बायोलॉजी। हम सब के एब्स हैं जिसकी वजह से हम खड़े हुए हैं, और अगर ये ना होते ना तो इट विल बी लाइक रियली हार्ड, मैं शायद नीचे को गिर जाती, हम खड़े ही ना हो सकते। दे एग्जिस्ट, हमने सिर्फ उनको एक्टिवेट करना है, हमने उनके ऊपर से अपनी फैट की जो लेयर है उसको कम करना है। ये एब्स हैं ऑलरेडी, हम सब के पास हैं, और हमने ये जो फैट की लेयर है उसको पिघलाना है, हमने अपने मसल को एक्टिवेट करना है, और फिर जब ये दोनों चीज़ों पे हम काम करेंगे टुगेदर, तो हमारी वो एक लुक जो हम चाह रहे हैं सब, वो निकल आएगी। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट। सो स्टे ट्यून्ड गाइस एंड फॉलो द टिप्स। ये बहुत अहम टिप्स हैं और इस चीज़ से आप अपने एब्स बिल्ड कर सकते हैं। सो गाइस, हम बात कर रहे थे एब्स के ऊपर, एब्स के वर्कआउट के ऊपर। हर कोई, मेजॉरिटी जिसने वज़न कम करना है, जिसने वज़न बढ़ाना है, हर एक को यही होता है बस मुझे कोई वर्कआउट बताएं जिससे जो है ना मेरा पेट अंदर चला जाए, बस हर एक का ये कंसर्न है। सो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि वर्कआउट करते हुए, एब्स का वर्कआउट करते हुए हमने क्या डूज करने और क्या डोंट्स करने हैं, क्योंकि अक्सर ये बड़ा एक क्रिटिकल वर्कआउट है और अक्सर लोग यहाँ पे अपने आप को बजाय इसके बिल्ड करने के अपने आप को इंजर कर रहे होते हैं। सो चलते हैं, मेरे साथ हैं सादिक, और सादिक हमें डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे वर्कआउट्स। तो थैंक यू सो मच सादिक। सादिक आ जाएं, मैट के ऊपर चलते हैं। और हाँ, इसके लिए डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मेरे पास है आज एप्पल। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यस, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, एब्स के वर्कआउट में क्रंचेस में क्या होता है, अक्सर आप मेजॉरिटी लोगों को देखेंगे कि वो यहाँ पे आते हैं, अपने सर के नीचे हाथ रखते हैं और फिर वो शुरू हो जाते हैं अपनी गर्दन को तोड़ने। मेजॉरिटी क्रंचेस इस तरह नज़र आ रहे होते हैं। तो अभी अगर आप थोड़ा सा इसको स्लो मोशन में देखें, और स्लो मोशन में अगर सादिक आप करें, तो आप कुछ नहीं कर रहे, ये आपका पेट है, आप अपने पेट को कम करना चाह रहे हैं, और इधर आप कर क्या रहे हैं, आप अपनी गर्दन तोड़ रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे, आपने अपना सर्वाइकल को
जर्क्स मार रहे हैं। अच्छा, बड़े ख़तरनाक लेवल पे लोग करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से जर्क मारते हैं और गड़ा पूरा एक ऊपर आते हैं ये। अच्छा, इसमें भी ना अब मुझे सादिक को देख के ही काफ़ी दर्द हो रहा है, वैसे ही गर्दन में दर्द हो रहा है। तो ये उनको लग रहा होता है कि वो एब्स पे काम करें, वो आप एब्स पे काम नहीं कर रहे, आपने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। और फिर बहुत जल्द वो कहते हैं मेरी ना अब यहाँ दर्द हो रही है। वो दर्द इसलिए हो रही है क्योंकि आप इधर आप अपनी कमर तोड़ रहे हैं ना, अपना सर तोड़ रहे हैं, अपनी गर्दन तोड़ रहे हैं। तो ऐसे नहीं करना है पीपल। हमने क्या करना है, आपने ये हाथ रखने हैं इधर, सिर्फ 2 फिंगर्स, और बल्कि यहाँ भी ना रखें, इधर साइड पे रखें। इट्स जस्ट कि एक वो है पैरामीटर है। अब इसके साथ आपने क्या करना है, अगेन आपका जो चिन है और आपकी जो चेस्ट है, साथ एक हाथ नीचे करेंगे। आप सोचें आपके पास एक एप्पल आपने यहाँ पे होल्ड किया हुआ है, यहाँ पे एक एप्पल है और आपने होल्ड कर किया हुआ है। कहने का मकसद ये है कि आपकी चिन आपकी चेस्ट को टच नहीं करनी चाहिए। तो इमेजिन करें कि यहाँ पे एक इमेजिनरी इधर छोटा सा बॉल है या एक एप्पल है, तो आपने अपनी चिन इसको टच नहीं करनी। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, आपने अपनी चिन फेसिंग द स्काई रखनी है, आसमान की तरफ। ऑलराइट, अब हम क्रंच करेंगे और अब आप वाज़े फ़र्क देखेंगे। ये करते हुए फर्स्ट स्टेप यहाँ है कि पहले इसको हम करेक्ट करेंगे। सो अब इधर आए सादिक, अब आप क्रंच करें। ओके, वाओ, बहुत बड़ा फ़र्क है। स्लोली डाउन जाएंगे। एब्स के वर्कआउट करते हुए बहुत से लोग जो है ना, इसको वो प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहे होते। आपको पेट कम करना है ना, पहले तो आपने इसको सक इन करना है, खींचें इसको अंदर की तरफ। इसको खींचेंगे, इसके अंदर जो आपको मसल है ना, उसको आप इंगेज करेंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो जो यहाँ से हाथ रख के ना जब वो जर्क्स कर रहे होते हैं, तो बेसिकली वो मोमेंटम बिल्ड करने के लिए कि यार मेरी रवानी बन जाए, तो बस मैं जो है उठ के बैठ जाऊँ। उससे आप अपना पेट नहीं कम करें। आपने यहाँ से पेट को टाइट करना है। अब आपने क्या करना है, टिप नंबर 1, आपने अपनी चिन फेसिंग द स्काई रखनी है। और टिप नंबर 2 ये है कि आपने अपने स्टमक से उठ के बैठना है, अपने पेट से उठ के बैठना है। सो सादिक, अपने पेट से उठ के बैठे और झटका नहीं मारना, और स्लोली डाउन। अगेन सादिक, अपने पेट को इंगेज करें। अगर आप दोबारा मुलाहिजा करें तो सादिक ने अपनी चिन बिल्कुल फेसिंग द स्काई रखी हुई है, और स्लोली अप और स्लोली डाउन। वंस अगेन, इमेजिनरी एप्पल होल्ड करें, स्लोली अप एंड स्लोली डाउन। अच्छा, इसमें अक्सर लोग क्या कर रहे होते हैं कि मोमेंटम बिल्ड करते हैं। सादिक, मोमेंटम बिल्ड करके वो जो जर्क मार के जब आप करते हैं क्रंच, ठीक है ना, ये एक बहुत ख़तरनाक तरीका है। बस और नहीं करना सादिक ये बहुत ख़तरनाक तरीका है, सीरियसली ऐसे ना करें। कमर की जो हड्डी होती है बड़ी नाजुक होती है, रीढ़ की हड्डी बड़ी सेंसिटिव होती है, इतनी छोटी नाजुक सी होती है। आप उसको ब्रेक कर रहे हैं, आप अपने आप को ऐसी इंजरी कर देंगे जो बिल्कुल इरिवर्सिबल होगी। तो प्लीज़ ऐसे नहीं करना। स्लोली अप जाना है, पेट की ताकत से ऊपर जाना है और स्लोली डाउन जाना है। वंस अगेन, चिन अप एंड स्लोली डाउन। अच्छा, अगर बहुत से लोगों के लिए ना ये एक बहुत हाई लेवल वर्कआउट है कि यार ये मैं कैसे उठ के बैठूं, तो हाफ क्रंचेस करें, हाथ यहाँ रखें, ऑलराइट, एंड हाफ क्रंच करें एंड स्लोली डाउन। मगर देख रहे हैं आप, बिल्कुल फ्लूइड मूवमेंट है, कोई जर्क नहीं है। सो गाइज, अभी आप ये देखेंगे कि अगेन चिन बिल्कुल फेसिंग द स्काई है और पेट की मदद से सादिक जो है उठ के बैठ रहे हैं, और बिल्कुल भी किसी किस्म का मोमेंटम या किसी किस्म का जर्क नहीं इस्तेमाल हो रहा, बड़ी स्मूथ मूवमेंट है। और जब आप इस तरीके से वर्कआउट करेंगे, इस तरीके से जब आप अपने एब्स का वर्कआउट करेंगे, तो आपके एब्स बिल्ड होंगे और आप अपने आप को कोई किसी किस्म की इंजरीज नहीं करेंगे। ये बहुत अहम है कि हम इस तरीके से ऑन द पॉइंट सेफ्टी के साथ अपने एब्स का वर्कआउट करें। ऑलराइट, ये हो गए हमारे क्रंचेस। हम जा रहे हैं लेग रेजेस की तरफ अब। अमेजिंग, थैंक यू सो मच सादिक। ओके ना, लेग रेजेस वो वर्कआउट है जिसमें मैं खड़े होकर आपको डिमॉन्स्ट्रेट करती हूँ, सादिक लेटे हुए हैं। ऑलराइट, इसमें आपने क्या करना है कि आप एट द बैक, आपकी जो बट है उसके ऊपर आपने हाथ बिल्कुल बट के नीचे हाथ इस तरह रखना है। यस, ऑलराइट, यहाँ पे हमने ये किया। और हमने पहले क्या करना है कि हमने पेल्विक रीजन को, हमने कमर को नीचे ज़मीन की तरफ प्रेस करना है ताकि हमारा पेल्विक रीजन रोल हो जाए। राइट सादिक, इसको हम प्रेस करेंगे ज़मीन की तरफ। अब हमने क्या करना है, स्लोली एक्टिवेट करना है अपने एब्स को। अब अपने पेट की मदद से हम अपनी लेग्स को लिफ्ट करेंगे, बहुत अहम है। स्लोली अप, 5 4 3 2 1 एंड स्लोली डाउन, 5 4 3 2 1। बेहतरीन ये है कि आप अपने पाँव को ज़मीन पे टच ना करें, बेहतरीन ये है, एडवांस लेवल कि आप स्लोली अप जाएं, 5 4 3 2 1 एंड स्लोली डाउन, 5 4 3 2
1. ओके ग्रेट. अब बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, मसला हो जाएगा. 1 लेग अप के साथ आप कर सकते हैं. स्लोली आप बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर लेके जाएं, स्लोली डाउन, और फिर दूसरी लेग जो है वो इन्वॉल्व कर लें. स्लोली अप एंड स्लोली डाउन. ज़बरदस्त. नाउ बोथ लेग्स अप एंड बोथ लेग्स डाउन. अब ये करते हुए बेसिक टिप ये गाइस, आपने अपनी चिन फेसिंग द स्काई रखनी है. यहाँ पे भी अक्सर लोग वो सर उठा के ना, हाँ सर उठा के ये कर रहे होते हैं. ये नहीं करना है. बिल्कुल आराम से सर को सुकून में रखें. ये गर्दन को आपने देखें एक बिला वजह आपने स्ट्रेन डाला हुआ है, तो गर्दन को सुकून में रखें, पेट को इन्वॉल्व करें और लेग्स लिफ्ट करें. जब क्योंकि वर्कआउट पेट का है तो हमने सारा प्रेशर पेट पे डालना है, अपनी बॉडी के किसी और पार्ट से उसको मदद नहीं देनी. सो दिस इज़ हाउ यू डू योर एब्स का वर्कआउट. दिस इज़ हाउ यू बिल्ड योर एब्स. अपने एब्स का वर्कआउट करते हुए अपने एब्स को सक इन करें, टमी को टक इन करें, टाइट रखें और इंगेज रखें, और किसी किस्म के जर्क्स ना करें. जर्क्स करने से आपकी कमर को नुकसान पहुंचता है और आपके एब्स बिल्ड नहीं होते. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने न्यूट्रिशन का, अपने फिजिकल एक्टिविटी का. हम दोबारा मिलेंगे विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी. टेक केयर. ऑलराइट एवरीबॉडी, हम बात कर रहे थे एब्स कैसे बिल्ड करने. हमने आपके साथ कुछ वर्कआउट शेयर किए एब्स बिल्ड करने के, मगर खाली वर्कआउट करने से नहीं होने लगा कुछ भी. हमें साथ साथ अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखना पड़ेगा. सो हमने डिफरेंट एपिसोड्स में हम डिफरेंट न्यूट्रिशन की अहम टिप्स के ऊपर बात कर रहे हैं. आपने वो सारी टिप्स इनकॉर्पोरेट करनी है अपनी लाइफ में, ताकि आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने हार्ट को, अपनी सोल को उस लेवल पे बिल्ड कर सकें. सो आज हम बात करेंगे नट्स के ऊपर. बादाम, आलमंड्स, अखरोट, सारे ड्राई नट्स. सो नट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं. सो फैट्स के ऊपर पहले बात करते हैं. ये सारे नट्स जो हैं ये इनके अंदर फ़ैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. फैट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत अहम है. फैट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बैलेंस डाइट. प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट. हाँ, मगर वो फैट कौन से होने चाहिए. मतलब क्रीम को आप ये नहीं कह सकते कि फ़ैट एसेंशियल्स हैं तो मैं अब क्रीम खाऊं, मैं केक्स खाऊं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हेल्दी फैट की तरफ हमने जाना है. और हेल्दी फैट्स क्या हैं. द हेल्दीएस्ट फैट्स आउट देयर आर द नट्स. बादाम, अखरोट, चिलगोज़े, पाइन नट्स, ऑल ऑफ देम बहुत ज़बरदस्त हैं. अब कब खाने चाहिए, कितने खाने चाहिए, ये एक अहम सवाल है. हमारा जो ये हाथ है ये हमारा मेजरिंग कप है. मेरे हाथ का साइज़ फ़र्क है, आप सबके हाथ का साइज़ फ़र्क है. आपने डेली बेस पे क्या करना है. हमने आपसे बात शेयर की थी. आई एम गोइंग टू रेफर यू बैक टू द 5 मील्स. ब्रेकफास्ट, स्नैक, लंच, स्नैक, डिनर. सो आपका जो ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान का जो स्नैक है उसमें आपने हैंड फुल ऑफ नट्स, और सबसे बेहतरीन नट्स, द किंग ऑफ ऑल नट्स इज़ आलमंड्स. आपने वो बड़े से जार में हाथ डालना है और जितनी आपकी मुट्ठी में आते हैं वो आपका मेजरिंग कप है. हम सब का मेजरिंग कप जो है डिफरेंट है. सो आपने निकालना है उसको. आजकल जब से कोरोना आया ना तो मैंने उसको धोना शुरू किया. तो आप भले जितनी भी बड़ी दुकान से आप ले रहे हैं ना अपने नट्स, सीरियसली उस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है. तो मैंने उसको धोना शुरू किया और उसके अंदर से अच्छा खासा ऐसा ब्राउन कलर का पानी निकलता है. सो उसको 1-2 बार वॉश लाजमी करें और डेली 1 हैंडफुल ऑफ आलमंड्स लाजमी खाएं. It helps your brain, it helps your skin, it helps your joints, it helps your organs. और all together एक healthy life गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम healthy fats अपनी body को नरिश करें. और all together एक healthy life गुजारने के लिए बहुत अहम है कि हम अपनी body को healthy fats से नरिश करें और हेल्दी फैट्स को अपने डाइट में लाजमी इनकॉर्पोरेट करें ऑन अ डेली बेसिस. अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए, अपने न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल रखिए, अपने माइंड सेट का बहुत ख्याल रखिए और फिजिकल एक्टिविटी लाजमी कीजिए, डेली बेस पे कीजिए. हम फिर मिलेंगे दोबारा विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़. वेलकम बैक जी. अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. जिस तरीके से मैं बात कर रहा था डर के हवाले से, जब भी कोई बच्चा एडमिशन लेने जाता है, पाकिस्तान में भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं आर्ट से रिलेटेड, लेकिन उसके जहन में एक डर होता है कि मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा और मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या मैं जो करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल दुरुस्त है. क्योंकि उसके पास एग्जाम्पल पाकिस्तान में तो बेशुमार है डॉक्टर्स, इंजीनियर्स की, लेकिन आर्टिस्ट की कम है. ये आप सही कह रहे हैं कि आर्टिस्ट की ज़रा कम है.
ठीक है। और अगर ओवरऑल देखें तो डर तो होता है बच्चे के अंदर, ठीक है, कि अच्छा मैं ये कि क्योंकि कोई भी करियर आप अपने इंटरमीडिएट के बाद चूज़ करते हैं, मेरे ख्याल में 18 से 20 साल की उम्र में आप करियर चूज़ करते हैं, बिल्कुल, इसी तरह। राइट। तो उसके अंदर जाहिर है कि फिर ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो बच्चे को या उसके पेरेंट को या उसको जो गाइड कर रहा है, ठीक है, उसको ये बताना चाहिए कि आप कोई भी प्रोफेशन अगर चूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं। मतलब आपको अगर वही दोबारा फिर वही बात आ जाएगी कि अगर आप ये कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं। बच्चे को ये बताना चाहिए कि आप अगर वो छोटा भी है तो अगर उसने कोई ऐसा काम किया, घर में कोई शरारत कर दी है, तो आपने उसको कोई अगर सज़ा दी है, ठीक है, तो उसको ये ज़रूर बताइए कि ये मैंने सज़ा क्यों दी है और इससे तुम्हें क्या फ़ायदा हो। तो बच्चे को सिर्फ ये बताना, या कोई भी अगर कोई विजुअल आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहता है तो वो क्यों, उसके पास क्या ऐसा एक सॉलिड रीज़न है कि मैं ये करना चाहता उसका वाई क्लियर होना चाहिए। हाँ। अच्छा, नजम ने डर की बात की, कभी कभी पेरेंट्स को भी डर होता है, हालांकि वो खुद इस फील्ड से वाबस्ता होते हैं, लेकिन उन्हें होता है कि जो हार्डशिप्स वगैरह इस फील्ड के दौरान आएंगी वो शायद हमारा बच्चा नहीं सह सकता, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? हार्डशिप तो अगर आप इसको देखें ना तो ये है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट आर्ट। हार्डशिप तो आपको किसी भी डिसिप्लिन में आ सकती है। विजुअल आर्ट या आर्टिस्ट का एक जो है सोसाइटी का या पेरेंट्स का या जो आपके जो गार्डियंस होते हैं उनका एक ये होता है कि शायद ये आर्ट पर पढ़ के थोड़ा सा डी ट्रैक ना हो जाए, उनको ये थोड़ा सा होता है ज़रा। तो इसमें ये डी ट्रैक की एक माइंडसेट आया कहाँ से? और ये क्यों आया? डी ट्रैक आप किस लिहाज से कह रहे हैं, रिलीजियस लिहाज से कह रहे हैं? देखिए खौफ जो है ना वो वालिदैन के जहन में, हमें तो सोसाइटी ने एक खौफ के इन्वायरमेंट में ही बड़ा किया, बिल्कुल। ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि कहाँ से जो है वो फियर नहीं आ रहा। फियर तो हमारे अंदर पहले दिन से ही डाल दिया जाता है कि आप पढ़िए, ठीक है, पढ़ें, ठीक है, एक इक्वेशन है, पास हो गए तो ठीक है, लेकिन अगर आप फेल हो गए तो उस फेलियर को आपने कैसे फेस करना है, ठीक है। आप पास हो गए, ठीक है, फिर आपने अब नौकरी ढूंढे, नौकरी मिल गई तो ठीक है, वरना आपने एक बेरोजगारी को कैसे फेस करना है, या आपके पास ऑल्टरनेट क्या है। तो आई थिंक फियर के अलावा अगर हम ऑल्टरनेट्स बता दें ना बच्चों को या अपनी सोसाइटी को कि अगर ये काम नहीं हो रहा तो आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और अब तो वैसे भी ग्लोबल विलेज हम बन गए हैं पूरा, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंटरनेशनल, इतनी इन्फॉर्मेशन है कि उसमें यू हैव टू पिक द राइट थिंग कि भाई मुझे ये करना है। फिर मेरे ख्याल में आप एक चीज़ जब एक चीज़ पिक कर लेते हैं, चाहे वो आर्ट ही है, ठीक है, तो वो खौफ का एलिमेंट थोड़ा सा निकल जाता है। और खौफ तो एक ऐसे कि जब तक आप रिस्क नहीं ले रहे तो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। रिस्क फैक्टर में हम लोग अक्सर बात करते हैं, एक आर्टिस्ट जो है उसके लिए रिस्क क्या होता है? क्या उसका काम किसी को पसंद ना आए, ये उसके लिए रिस्क है? उसके लिए सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है? आर्टिस्ट के लिए सेटिस्फेक्शन लेवल मेरे ख्याल में ये है कि जब वो अपना काम कर रहा है और उसको नहीं पता कि मैं काम कर रहा हूँ, मतलब वो अपने काम में इस कदर गुम है कि उसको पता ही नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ, ये तो उसके लिए सेटिस्फेक्शन। ये और सेटिस्फेक्शन। रिस्क क्या हो सकता है? और रिस्क ये हो सकता है कि आप जो है वो अपने काम के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, यानी कि आप अपने काम में इस कदर मसरूफ़ हैं कि आपको अपनी इन्वायरमेंट का या आगे पीछे जो कुछ हो रहा है उसका शायद अंदाज़ा नहीं है। ये भी एक वो चीज़ हो सकती है। लेकिन रिस्क का आप जो है वो ज़रा अपना सवाल दोबारा से रिपीट करें मुझे। मैं ये कहना चाह रहा था कि हर फील्ड में जब हम लोग जाते हैं हमें एक फेलियर का रिस्क होता है, ठीक है, जिस तरीके से हमने डर और खौफ की बात की थी, सही। इसी तरीके से एक आर्टिस्ट है, उसके लिए ये रिस्क है कि यार मैंने ये काम कर रहा हूँ, जैसे एक पेंटर है वो एक एग्जीबिशन करवा रहा है, उसके लिए रिस्क है कि यार ये किसी को पसंद ना आई, ठीक है, तो मेरे काम का क्या बनेगा, ठीक है, मेरा आगे पूरा करियर पड़ा है। इसी तरीके से उसके अंदर ये खौफ है किसी फिल्म मेकर के अंदर कि मैं एक ये स्क्रिप्ट लिखवा रहा हूँ, मैं ये एक चीज़ इसको प्रोडक्ट को लेकर आ रहा हूँ, ये भी बाहर अगर जाके सक्सेसफुल ना हुआ तो वो रिस्क है, वो जब वो लेगा ही नहीं रिस्क तो वो काम कैसे करेगा? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस तरह तो अब आप देखें कि जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, लिखने वाले, आर्टिस्ट, डिज़ाइनर,
ये किसी भी फील्ड के लोग जो थे, जब तक उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया ना, तो वो एक्नॉलेजमेंट नहीं हुई इनकी। क्योंकि कोई ना कोई ये आर्टिस्ट, डिज़ाइनर, विजुअल, ये किसी ना किसी रवैये को चैलेंज करता है, रिस्क लेके चैलेंज करता है। मेरे दिन में एक और बड़ा कमाल का सवाल आया, वो ये कि हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर्स या जितने भी दूसरे पेशे देखते हैं, वहाँ पर तो कॉपी चल रहा होता है काम। इन्होंने पढ़ के बन गए, उस कॉलेज से पढ़े हैं तो उस कॉलेज में जाना है, वहाँ से पढ़ के निकल जाना है, फलानी जगह से आप होके जाएंगे तो ये आप बन जाएंगे, कमर्शियल पायलट आप इस तरीके से बन जाएंगे। आर्टिस्ट कॉपी करके बन सकते हैं? आर्टिस्ट किसी को कॉपी करके हाँ अपना एक रोल मॉडल सेट कर सकते हैं, लेकिन वो एक कॉपी का जो कॉन्सेप्ट होता है, आई थिंक कि अब तो इतना हमारा जो है वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास इतनी है कि अगर लेट्स सपोज कि अगर किसी ने किसी का कोई आइडिया कॉपी किया तो वो पता चल जाता है। प्लेजरिज्म है, आप एक सॉफ्टवेयर में चीज़ डाल दें, आपको वो सॉफ्टवेयर मशीन आपको बता देगी कि इसने क्या काम किया और या क्या कितने नहीं। परसेंट उसमें प्लेजरिज्म। हाँ, तो एक विजुअल आर्टिस्ट या कोई डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट या स्कल्प्टर, वो भी ऐसे ही है कि वो इंस्पायर तो हो सकता है लेकिन कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो कॉपी करेगा तो पकड़ा अच्छा, जाएगा। आर्टिस्ट के लिए सराहा जाना इम्पोर्टेंट है या पैसा इम्पोर्टेंट है? दोनों चीज़ें, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और यही हमें अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। हाँ, कि आपको मेरे ख्याल में सराहा जाना तो हर इंसान को एक वो है, ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की तारीफ़ नहीं करते, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं देते, हम एक दूसरे से मुस्कुरा के बात नहीं करते। तो मेरे ख्याल में सराहे जाना तो सब कुछ ज़रूरी है कि आपको अगर कोई भी आपके साथ किसी ने आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, जैसे अगर आप मुझे बताइए कि आपने ये रंग पहना हुआ और इन्होंने ये ब्लैक रंग, आप कैसे तारीफ़ करेंगे किसी भी रंग की? इनकी कैसे तारीफ़ करेंगे? मैं तो इनकी बहुत तारीफ करती हूँ। अच्छा। इन्हें सिखाया आप ये कि ये भी अच्छा, मेरी आप तारीफ इनकी किया कैसे करें। तारीफ़ करेंगे? यही है कि आप लफ्ज़ों का इस्तेमाल करेंगे, आप आगे पीछे से तशबीहात जो है हाँ। वो ढूंढेंगे, और इनके ये जो इन्होंने पहना हुआ है इसकी कैसे तारीफ़ करेंगे इनके नाम? ये बड़ा मुश्किल काम है। तो बताइए, सोचिए कैसे ये आपने करेंगे? पूरी जिंदगी करना है, हाँ। सीख लें। तो ये बहुत मुश्किल है काम, तारीफ करना, कह के तारीफ करना। अगर आप हलीमा से ये कहें कि ये रंग आपकी वजह से अच्छा लग रहा है, क्या बात है। लफ्जों का इस्तेमाल, ठीक है, लफ्जों का इस्तेमाल। अगर कि- इसको हम थोड़ा सा यहीं पे रोकें, एक सेगमेंट है, सेगमेंट की तरफ हमने बढ़ना है, वापस बिल्कुल, आके यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सही। आइडिया दैट चेंज हिस्ट्री में आज क्या बताया जा रहा है वो आप लोग देखें, वापस आएंगे और तब तक मैं कुछ सोच लूं कि तारीफ कैसे करनी चाहिए। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली हमजा और आप मुझे कैमरे के लेंस से देख रहे हैं। इस लेंस की मदद से मैं आपको आज एक ऐसे आइडिया के बारे में बताऊंगा जिसने हम सब की जिंदगी में एक इनकलाब बर्पा किया। इटली 1564 में पैदा होने वाला गैलीलियो गैलीली, जो शायद पादरी बन जाता लेकिन वो पादरी ना बना और आखिरकार वो एक मैथमेटिशियन बना और वो रियाजी के राज समझकर कायनात के राज जानने की कोशिश में लगा हुआ था। इसी दौरान उसे इल्म हुआ कि एक फ्लेमिश अदसा साज यानी फ्लेमिश लेंस मेकर हैंस लेपर्शे जो है, उसने कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज यानी मकर और मुहद्दिब अदसों का इस्तेमाल एक नए अंदाज से किया। याद रखिए कि उस वक्त तक कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज बन चुके थे, यानी मकर और मुहद्दिब अदसे मौजूद थे। सो उसने क्या किया, यानी हैंस लेपर्शे ने क्या किया कि उसने मकर और मुहद्दिब यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज एक ट्यूब में रखे। एक लेंस ट्यूब के एक सिरे पर रखा, दूसरा लेंस ट्यूब के दूसरे सिरे पर रखा और जब हैंस लेपर्शे ने उस ट्यूब के जरिए उन लेंसेज में से देखा तो उसे महसूस हुआ कि अशिया बड़ी नजर आने लग गई हैं और बड़ी होने के साथ साथ करीब भी होने लग गई हैं। नाउ ये कितनी बड़ी हुई, तो कहते हैं कि जब हैंस लेपर्शे ने अपना पहला तजुर्बा किया तो तकरीबन अशिया 3 गुना बड़ी नजर आने लग गईं और उसके बाद जब ये खबर गैलीलियो गैलीली तक पहुंची तो वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि इसका मतलब है कि ये हैंस लेपर्शे का तजुर्बा जो है ये किसी काम लाया जा सकता है। गैलीलियो गैलीली जहाँ पे एक साइंटिस्ट था, वहाँ पे वो अपनी सल्तनत से भी मोहब्बत करता था, इटली से भी मोहब्बत करता था और उस ज़माने में टर्किश ऑटोमैन जो थे वो इन्वेड कर रहे थे इटली को। तो उसने सोचा कि अगर मैं इस हैंस लेपर्शे के तजर्बे के अंदर इनोवेशन लाऊं और मैं एक ऐसा आला बना दूं कि
दूर से ऑटोमैन टास्क जो अफवाज हैं उनको देखा जा सके तो हमारी अफवाज जल्द तैयार हो सकती हैं। गलीलियो गलीली ने इसी सोच को मद्देनज़र रखते हुए हैंस लिपरशे के इस तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए इसके ऊपर मज़ीद साइंटिफिक वर्क शुरू कर दिया और टेक्निकली हैंस लिपरशे के तजर्बा जो था वो दुनिया की पहली टेलीस्कोप की ईजाद थी। टेलीस्कोप, यस, ये वो आइडिया है जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये नक्शा कैसे बदला। लेकिन टेलीस्कोप का मतलब है कि जब आप दूर की चीज़ों को करीब करके देख सकते हैं। जिस तरह माइक्रोस्कोप होता है कि आप छोटी चीज़ों को करीब करके देख सकते हैं, टेलीस्कोप के आप दूर की चीज़ों को करीब करके देख सकते हैं। सो हैंस लिपरशे के तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए गलीलियो गलीली ने दोबारा तजर्बात का एक सिलसिला शुरू किया और आखिरकार चंद सालों की मेहनत के बाद गलीलियो गलीली ने एक ऐसा टेलीस्कोप बना लिया जो कि हैंस लिपरशे के टेलीस्कोप से 8 गुना ज़्यादा बेहतर था। 8 गुना ज़्यादा बेहतर होने का मतलब है कि वो 8 गुना ज़्यादा दूर तक चीज़ों को देख सकता था और चीज़ों को करीब देख के समझ सकता था कि वहाँ क्या हो रहा है। जो ही गलीलियो ने ये टेलीस्कोप बनाया जो 8 गुना ज़्यादा बेहतर था, उसने ये टेलीस्कोप ड्यूक ऑफ वेनिस जो है उनको पेश किया। ड्यूक ऑफ वेनिस जो है, डोज ऑफ वेनिस भी उन्हें कहा जाता है। जब उन्होंने ये आला देखा जिसे टेलीस्कोप कहते हैं तो वो बहुत खुश हुए। उन्हें महसूस हुआ कि इस आले को इस्तेमाल करते हुए इटालियन फौज जो है वो बेहतर तैयारी कर सकती है मुकाबला करने के लिए अपने मुखालफिन का। यानी आप याद रखिए कि ड्यूक ऑफ वेनिस इतने खुश हुए कि उन्होंने एक तो जो भी एजाज़, इकराम, इनाम देना था गलीलियो को दिया, लेकिन उसके साथ साथ एक पक्की नौकरी भी दे दी और कहा कि आपको सैलरी मिलती रहेगी, आपने पैसे की फिक्र नहीं करनी। इसका मतलब है साइंस जो है वो करियर भी डेवलप करती है, यकीनन करती है। एनीवेज, गलीलियो गलीली ने इस चीज़ से तो इनकार कर दिया कि मैं एक जगह रहूँगा या मैं एक सैलरी पर रहूँगा, क्योंकि गलीलियो वांटेड टू डू मोर इन हिज लाइफ। लेकिन उसने ये तोहफा ड्यूक ऑफ वेनिस को दे दिया। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। यानी हम ये नहीं कह सकते कि टेलीस्कोप की वजह से जंगो जदल में फ़ायदा होना शुरू हो गया और इसलिए इंसानी तारीख़ में एक तब्दीली आ गई। लेकिन इसका जो एक्चुअल असर पड़ा इस टेलीस्कोप का वो ये कि गलीलियो ने जब जंगो जदल में टेलीस्कोप के इस्तेमाल को छोड़ा तो उसने सोचना शुरू किया कि इस आले का, जिसे टेलीस्कोप का नाम दिया गया, इसका एक और इस्तेमाल क्या हो सकता है। तो उसने देखा कि हाँ, अगर इस ट्यूब को, जिसमें 2 अदसे हैं, जिसे टेलीस्कोप कहा जाता है, इसे आसमान की तरफ कर दिया जाए तो आसमान में मौजूद इज्साम, जो मुख्तलिफ सैयारे और सितारे हैं, वो भी करीब नज़र आने लगते हैं। और यहाँ टेलीस्कोप का वो इस्तेमाल शुरू हुआ जिसने इनफैक्ट इंसानी तारीख़ में बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा की। गलीलियो ने जब आसमान की तरफ टेलीस्कोप का रुख किया तो उसने ऐसे सैयारे और सितारे देखे जो आम आंख से नहीं देखे जा सकते थे। मिसाल के तौर पे रिंग ऑफ सैटर्न की बात करें, 4 मून्स ऑफ जुपिटर की बात करें, हत्ता कि हमारे जो चंदा मामू हैं उनके ऊपर जो गड्ढे हैं जिन्हें क्रेटर्स कहा जाता है, वो भी उस टेलीस्कोप से देखे जाने लगे। अच्छा, ये याद रहे कि गलीलियो ने जिस दौर में ये ईजाद की और आसमानी इज्साम को दिखाना शुरू किया, उस वक्त का मौजूद इंसान ये समझता था कि आसमान जो है ये बहिश्त का हिस्सा है, यानी हेवंस कहते थे उसको। एवरीथिंग अबव इज द हेवंस। और ये तसव्वुर किया जाता था कि हेवंस में कोई चीज़ बदनुमा नहीं हो सकती। सो जब गलीलियो ने कहा कि चांद पर मौजूद क्रेटर्स हैं और जिन्हें हम गड्ढे कह सकते हैं, खड्डे कह सकते हैं, तो इसका मतलब है कि उसने चांद के ऊपर मौजूद बदनुमाई का इजहार कर दिया और कहा कि टेलीस्कोप से ये नज़र आता है। तो गलीलियो के ख़िलाफ़ हो गए सब। तमाम जो अहले ईमान थे उन्होंने कहा कि ये तो आपने हमारे हेवंस को कह दिया कि वहाँ पे बदनुमाई है। टेक्निकली आसमान, खला, कॉस्मोस वाज समथिंग एल्स, इट गॉट नथिंग टू डू विद द हेवंस। लेकिन खैर, गलीलियो ने इस मामले की पादाश में मुश्किलात का सामना किया और ज़िंदगी के आखिरी अयाम में गलीलियो नज़रबंद हो गया और उस नज़रबंदी में ही अपने खालिक हकीकी से जा मिला। लेकिन गलीलियो की इस ईजाद के बाद और ख़ास तौर पे जो कॉस्मोस वर्ल्ड की एक अंडरस्टैंडिंग थी,
उसके ऊपर लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट माइंड के लोग होते हैं वहाँ पे ही वो लोग भी होते हैं जो चीज़ों को मंतकी तौर पे सोचते हैं। सो देयर वर मेनी साइंटिस्ट जिन्होंने टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए गैलीलियो के काम को आगे बढ़ाया, और फिर आने वाले वक्त ने जाहिर किया कि वाकई ही चांद के ऊपर क्रेटर्स हैं, वाकई ही ये कॉस्मोस जो है ये एक इंटायर डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ यूनिवर्स है, और ये बहुत सी चीज़ें हमें नज़र आने लगी। और फिर साल साल इसके ऊपर काम होता रहा, टेलीस्कोप्स बड़े बड़े पैमाने पे बनने लगी, फिर मुख्तलिफ स्टेट्स ने उनको फंडिंग करना शुरू किया, और आखिरकार 70 सालों बाद एक टेलीस्कोप बनाया गया और उसके बारे में सोचा गया कि इसको अब हम स्पेस में भेजें। और इंसानी तारीख में पहला टेलीस्कोप जिसको स्पेस में भेजा गया वो था हबल टेलीस्कोप। और हबल टेलीस्कोप जब भेजा गया तो यकीनन वो टेलीस्कोप तस्वीरें रिकॉर्ड करने के काबिल था। इसका मतलब टेक्नोलॉजिकली वो बहुत एडवांस हो चुका था, और उस एडवांसमेंट का फ़ायदा ये हुआ कि जब वो टेलीस्कोप यानी हबल टेलीस्कोप खला में भेजा गया तो ये जो कॉस्मोस है, ये जो कायनात है जिसमें कहकशाएँ हैं, जिसमें सैयारे हैं, पता नहीं कितने ही सूरज हैं, उनसे इंसान को आगाही हासिल हुई। इसका मतलब है कि अगर पहला टेलीस्कोप जो एक्चुअली हैंस लिश्पर ने बनाया था अगर वो ना बनता तो फिर गैलीलियो उसके ऊपर काम ना करता, और गैलीलियो अगर उस टेलीस्कोप को मोड़ के आसमान की तरफ ना करता तो इज्साम नज़र ना आती। इज्साम नज़र ना आती तो लोग सोचना ना शुरू करते कि ये कायनात क्या है। अगर सोचना शुरू ना करते कि ये कायनात क्या है तो फिर हबल टेलीस्कोप की ज़रूरत ना होती। हबल टेलीस्कोप ना बनता तो हमें इस यूनिवर्स की प्रोफंडिटी का अंदाज़ा ना होता, हमें इस कायनात की बड़ाई का अंदाज़ा उस तरह ना हो पाता जिस तरह आज हो चुका है। सो टेलीस्कोप वाज एन आइडिया दैट चेंज्ड द वर्ल्ड। लेकिन ये जो मैंने आपको बड़ी बड़ी बातें बताई हैं कि वो साइंसदानों ने ये काम किया, फिर हबल टेलीस्कोप बन गई और आसमानों में चली गई, ये तो वो बातें हैं ना जो हम सुनते हैं, हम टीवी पर देखते हैं। लेकिन टेलीस्कोप अब एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जो आप भी हासिल कर सकते हैं। इन द फॉर्म ऑफ टॉयज़ इट इज़ अवेलेबल। अब तो बड़ी ही कम कीमत में बाज़ार में टेलीस्कोप मिलती हैं, और आप लोगों को, अगर आप बड़े सुन रहे हैं मेरी बात, तो आपको चाहिए कि गेट अ टेलीस्कोप टू योर किड, ताकि आपके बच्चे आसमान के इज्साम को और करीब से देख सकें। वो इज्साम जो शायद बच्चे किताबों में पढ़ते हैं, वो इज्साम जो शायद बच्चे टीवी में देखते हैं। व्हाई नॉट लेट आवर किड्स have an experience, a lifetime experience to look into the bodies, the terrestrial, extraterrestrial bodies in the sky through a telescope. करना क्या है आपको? Get a telescope. और अगर मेरी बात इस वक्त कोई जवान बच्चा सुन रहा है तो why don't you ask your parents to get you a telescope. Telescopes बाजार में मौजूद हैं, and that gives you a complete different perspective of the universe around you. टेलीस्कोप दूर की अशिया को करीब करके दिखाता है, लेकिन हमारे जहन में मौजूद थॉट्स को मज़ीद बड़ा कर देता है, हमारी समझ बूझ को मज़ीद वुसअत अता करता है, हमारी जितनी अंडरस्टैंडिंग है अपने इर्द गिर्द के कॉस्मोस की उसको और वाज़ेह कर देता है, उसको और ख़ूबसूरत करके पेश करता है। ये सिर्फ बात टेलीस्कोप की नहीं है। ये जितने आइडियाज़ जो हम आपके साथ शेयर करते हैं ये वो आइडियाज़ हैं जिन्होंने इंसान की कॉम्प्रीहेंशन ऑफ दिस लाइफ, कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द यूनिवर्स में इजाफा किया है। हम जितने आइडियाज़ की बात करते हैं उन आइडियाज़ ने इंसान को इर्तिकाई मराहिल से आगे लेके गए हैं। यानी कल के कम समझ इंसान को आज के ज़्यादा समझ इंसान में तब्दील करने वाले यही आइडियाज़ हैं। इसीलिए आई ऑलवेज से Ideas make the difference and ideas change everything. जहां ने ताज़ा की है अफकारे ताज़ा से नमूद। जी वेलकम बैक टू द शो। आपसे एक सवाल पूछूंगी। अच्छा फर्ज करें मैं आर्टिस्ट बन गई हूँ, सही। अब क्रिएटिविटी कितनी ज़रूरी है? वही काम दोबारा दोबारा करना या उन्हीं रंगों पे रहना, वही चीज़ रिपीट करते रहना, क्या उससे आपको कामयाबी मिल सकती है या आर्टिस्ट को रोज़ क्रिएटिव बनना है? आर्टिस्ट को क्रिटिकली सोचना है, ठीक है, कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है।
और जब आप सोचेंगे तो आप कोई ना कोई पुराना पैटर्न ब्रेक करके अपना पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। आप किसी न किसी चीज़ की नफ़ी करेंगे अपने अंदर या अपने कैनवस के ऊपर। देखें बहुत सारी मूवमेंट चलती थी ना आर्ट की, ठीक है, इम्प्रेशनिज्म है, ठीक है, क्यूबिज्म है, डाडाइज्म है, ये वो, तो कोई ना कोई पुरानी चीज़ रिजेक्ट होती थी या उसकी एक्सेप्टेंस कम हो जाती, बिल्कुल, ठीक है। तो आपको पुराने प्रिंसिपल्स भी देखने हैं और अपनी कोई उसके अंदर अपना फ्लेयर भी डालना है कि आपको कोई अपना रंग बनाना है, आपको कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो आपको यूनिक करे। वैसे तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम सब लोग यूनिक हैं, लेकिन आपको कोई ना कोई चीज़ अपनी ऐसी ढूंढनी है कि मेरे अंदर क्या ऐसी ख़ास बात है जो कैनवस पे आ सकती है, जो मैं किसी को बता सकता हूँ, या मेरे अंदर कोई यूनिक एक्सप्रेशन कौन सा ऐसा है जिसको मैं आगे प्रोनाउंस कर सकता हूँ। मेरे ख्याल में आर्टिस्ट के लिए भी यही है कि वो रोज़ रोज़ एक जैसा काम नहीं कर सकता, उसको अपनी यूनिकनेस ढूंढनी है। आर्टिस्ट किसके लिए काम करता है, अपने लिए या अपनी सोसाइटी के लिए? आर्टिस्ट सबसे पहले तो अपने लिए काम करता है, ठीक है, ठीक। क्योंकि सोसाइटी का कौन सा रवैया उसको किस तरह मुतासिर कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए, और वो किस तरह मुतासिर कर रहा है। अब बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हैं या कोई ना कोई मेमोरी ऐसी होती है जो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीके से इंस्पायर, यानी अगर आप बाहर, अभी हम लोग बाहर जाते हैं तो आपको मुख्तलिफ किस्म के रंग देख रहे होंगे और आप मुख्तलिफ किस्म के रंग देख रहे होंगे, ऐसा है या नहीं? बिल्कुल, रंगों की अगर हम बात करें तो वो कोई ना कोई मुख्तलिफ रंग देख रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कही जाती है कि आर्टिस्ट कोई भी हो, चाहे वो पेंटर है, चाहे वो आर्किटेक्चर में है, चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में है, म्यूज़िक से उसका ताल्लुक है, फिल्म प्रोडक्शन से ताल्लुक है, शायर है, अदीब है, कुछ भी है, सब के सब एक ही काम कर रहे होते हैं और वो है स्टोरी टेलिंग। ये बात ठीक है कि आप हर आर्टिस्ट एक ना आध कहानी ज़रूर सुना रहा होता है, ठीक है, और बाज़ औक़ात उसकी कहानी सुनने की ज़रूरत होती है कि आप ज़रा अपने, और आर्टिस्ट के अलावा भी, या आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हर आर्टिस्ट, हर डिज़ाइनर, हर फिल्म मेकर, हर इंसान की एक कहानी है, बिल्कुल। और हर इंसान को सुनने वाले की भी ज़रूरत है। और हमें ये भी सिखाना है लोगों को कि आपने सुनना कैसा है, द आर्ट ऑफ लिसनिंग, क्योंकि जब आप किसी की बात सुन रहे होते हैं ना, द ठीक है, आर्ट ऑफ लिसनिंग, ठीक है, आप किसी की बात सुन रहे हैं और आप उससे ये कह रहे हैं कि हाँ यार वाकई मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, आई कैन रियली अंडरस्टैंड यू, तो ये एक बहुत एक बड़ा ही ट्रांसपेरेंट सा, वो एक ट्रांसेंडेंट किस्म का एक वो रिश्ता होता है कि मैं वाकई आपकी बात समझ रहा हूँ। जब आप किसी को ये कह देना तो उसके 60% मसले मसाइल ख़त्म हो जाते हैं कि आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके वर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि अच्छा, ये तो अगर कम्युनिकेशन में हम बात कर लें तो फिर वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो खैर बात किसी और तरफ निकल जाएगी। एक आर्टिस्ट जो है वो तनकीद और तारीफ से बाला होकर काम करता है क्या? अच्छा, जब वो कोई भी आर्टिस्ट अपनी कोई भी क्रिएटिविटी में होता है, ठीक है, कोई भी क्रिएशन कर रहा होता है, ठीक है, तो एक तो वैसे ये चीज़ें कि एक होता है, अगर मैं इसको एक ज़रा जूद हज़म ज़बान में बात करूं तो एक होता है कमीशन्ड आर्ट, ठीक है, जैसे आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, आप किसी आर्टिस्ट के पास गए और आपने कहा कि मुझे इस तरह की एक चीज़ चाहिए। जैसे आजकल आप देखें कि कोई डिज़ाइनर है जो जो लोग कपड़े डिज़ाइन करते हैं, आप उनके पास जाते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज कि आपने अपनी शादी का जोड़ा बनवाना है, ठीक है, आप हलीमा ने अपनी शादी का जोड़ा बनवाना है, ठीक है, तो हलीमा किसी भी डिज़ाइनर के पास जाएगी या आप जाएंगे, आप कहेंगे मुझे ऐसी चीज़ चाहिए, तो वो आपको कुछ देखते हुए या आपका शौक देखते हुए आपके लिए कोई चीज़ डिज़ाइन कर देगा, इसी तरह, ठीक है। एक तो ये चीज़ है कि, या अगर कोई आप किसी के पास जाता है और आप कहते हैं किसी पेंटर के कि यार मेरा ये इतना बड़ा लाउंज है, इसमें मुझे ऐसी पेंटिंग चाहिए, तो वो कमीशन्ड वर्क होता है। मेरे ख्याल में दोनों तरह के काम करने चाहिए आर्टिस्ट को, कि जो एक कमीशन वर्क है जहाँ से उसके बिल, एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल हैव टू पे आवर बिल्स, यस, मतलब खाली पेट भी आर्टिस्ट बनना एक मुश्किल बात है कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी होना ज़रूरी है। अच्छा, आर्टिस्ट को या किसी भी, वैसे तो इंसान को, लेकिन ख़ुसूसन मैं आर्टिस्ट की बात करूँगी कि जब वो बन रहा होता है तो उससे किसी इंसान की सपोर्ट की कितनी ज़रूरत होती है, क्योंकि इंजीनियर डॉक्टर्स को तो पूरा ख़ानदान ही सपोर्ट कर रहा होता है कि हाँ ये तो इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, लेकिन आर्टिस्ट को कितनी सपोर्ट की ज़रूरत है और
आपने ये भी बताना है कि सबसे ज़्यादा किसकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अच्छा, आर्टिस्ट को किसकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, वेरी इंट्रीगिंग क्वेश्चन, कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मार्केटिंग के लोग, फाइनेंस के लोगों के साथ तो सब कोई होता है। आर्टिस्ट को ज़रूरत होती है, ठीक है, जब वो एक अपनी एवोल्यूशन के फेज, या कोई बच्चा पढ़ रहा होता है, एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत होती है उसको अपने साथ। मेरे ख़्याल में किसी ना किसी एक अच्छे उस्ताद की ज़रूरत होती है जो उसको समझ सके, क्योंकि एक नॉन आर्टिस्ट बैकग्राउंड से अब इतने साल पढ़ाते हुए मुझे ये पता चला है कि जी कहीं से भी हर कोई एक अजीम आर्टिस्ट नहीं होता, लेकिन या एक कोई ग्रेट लेकिन एक ग्रेट आर्टिस्ट कहीं से भी आ सकता है, वो किसी जगह से भी आ सकता है, उसके लिए जगह की कैद नहीं है। वो हुंजा से भी आ सकता है, वो पाराचनार से भी आ सकता है, वो हंगू से भी, वो किसी एजेंसी में दूर दराज। और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हम हर साल जो है वो स्टूडेंट्स जो आते हैं वो पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से आते हैं, ठीक है। और एक किसी भी आर्ट का जो इंस्टीट्यूट है उसकी डाइवर्सिटी यही है कि उसके अंदर हर क्लास का, हर कौमियत का, हर ज़ुबान बोलने वाला ऐसा बच्चा बैठा हुआ है कि उसको पता चल रहा है कि भाई मेरे इर्द गिर्द कितनी चीज़ें हैं। अच्छा, आर्टिस्ट के लिए ये 4 साल डिग्री ज़रूरी है या वो बाय बर्थ ही आर्टिस्ट होता है? अगर अभी हम देखें तो जिस किस्म के हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो यहाँ पे कागज़ को एक सनद माना जाता है, जी बिल्कुल, ठीक है। तो कुछ आर्टिस्ट ऐसे, अगर पुराने हम देखें तो वो उस्ताद शागिर्द वाला रिश्ता होता है, हाँ, कि उस्ताद ने अपने शागिर्द को सब कुछ सिखाया। सिखाया है, ठीक है। फिर वो उस तरह सीना बसीना चलता था, ठीक है। अब जब वो स्कूल ऑफ थॉट ख़त्म हुआ तो एक आ गया कि नहीं जी आपने 4-5 साल पढ़ना है और उसके बाद आपको एक डिग्री मिलेगी और फिर आप अपने आप को आर्टिस्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो एक ये रवैया भी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आर्टिस्ट जो है वो उसको ज़रूरत होती है अपने, क्योंकि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ आपको दूसरी तरह ग्रूम कर रहे होते हैं, इदारे जिसमें आप बहुत सारे लेकिन लोगों डिग्री के साथ- बाद भी जब हम लोग आते हैं तो फिर वही उस्ताद और शागिर्द वाला रिलेशन वहाँ से शुरू हो जाता फिर वो वहाँ से शुरू होता है। यही है कि आप, लेकिन ये सनद की ज़रूरत है हमें। सनद की सैडली ज़रूरत है जो अब नहीं रही, क्योंकि अब आप देखें कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि ऑनलाइन काम कर रहे हैं लोग बहुत सारे। अगर आप इंटरनेशनली देखें तो कुछ इदारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि जैसे अब गूगल है, वो कहता है कि मुझे सनद की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मेरा काम कर सकते और हैं तो उसमें ठीक एक है। परसेंटेज है उन लोगों की जिनके पास कोई डिग्री कोई कुछ भी नहीं है, उनके पास लेकिन they don't यहीं have से हम anything। इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। लेकिन अब चलते हैं हम अपने सेगमेंट की तरफ जो कि है फूडीज़, और फूडीज़ में आज हम खाने जा रहे हैं पास्ता। आज हम दुनिया के सबसे एक्सेसिबल और इनएक्सपेंसिव फूड के बारे में बात करने लगे हैं। ये स्टेपल फूड जो है इसका नाम है पास्ता, और आज हम डिस्कवर करेंगे कि इसकी हिस्ट्री और ओरिजिन्स क्या हैं। मेरा नाम हमजा काजी है और आप फूडीज़ देख रहे हैं। जैसे कि मैंने बात की कि पास्ता जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल फूड आइटम है किसी भी कंट्री के अंदर आजकल के दौर में, पर अगर इसकी हेरिटेज देखी जाए तो वो बहुत सारे ममालिक के साथ एसोसिएट की जा सकती है, जैसे कि जर्मनी, हंगरी, ग्रीस, पोलैंड। इन सब ममालिक में कहीं ना कहीं इस पास्ता की एक फॉर्म जो थी वो एग्जिस्ट कर रही थी। मोस्टली लोग जो हैं वो पास्ता को इटली के साथ एसोसिएट करते हैं या इटालियन क्यूजीन का हिस्सा समझते हैं, मगर ये क्वाइट पॉसिबल है कि ये बहुत सारे डिफरेंट क्यूजीन से इन्फ्लुएंस्ड है। इनफैक्ट ये चाइनीज़ या एशियन क्यूजीन जो है उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि चाइनीज़ क्यूजीन में नूडल्स जो थे वो इससे कई ज़माने पहले जो थे वो खाए जा रहे थे। जो वर्ड पास्ता है वो ओरिजिनेट करता है इटालियन वर्ड पेस्ट से, जो कि रेफ़र करती थी जो डो बनता था फ्लावर का, वो क्योंकि उसका जो टेक्सचर है वो पेस्टी सा होता था तो उसको पेस्ट का नाम जो है वो दिया जाता था, और उसी से ये जो पास्ता बनाया जाता है तो इसको पास्ता का नाम जो है वो बेसिकली वहाँ से इवॉल्व करके बना। एक बहुत कॉमन पर्सपेक्टिव ये है कि 13th सेंचुरी में जब मार्को पोलो चाइना से वापस इटली आया तो वो अपने साथ जो एशियन नूडल्स थे उनकी रेसिपी लेकर आया, और इस वजह से जो लोकलाइज क्यूजीन के अंदर उसका इन्फ्लुएंस है वो कन्वर्ट होते होते नूडल्स और पास्ता की फॉर्म में जो है वो बन गया, और वो इटालियन क्यूजीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया। मार्को पोलो की बहुत सारी जो बुक्स उसके बारे में लिखी गई हैं और उसकी अपनी जो ट्रैवल्स की डायरीज़ हैं
उनके अंदर जो है वो बहुत ही कॉमनली एक ब्रेड फ्रूट के बारे में जो है वो मेंशन किया जाता है, जो कि एशियन रीजन के अंदर स्पेसिफिक था, और इसी से वो फ्लावर तैयार किया जाता था और इस फ्लावर से फर्दर नूडल्स बनाई जाती थी। ये नूडल्स जो हैं या पास्ता जो है वो फ्लावर, वाटर और एग्स जो है उनका मिक्सचर से बनाया जाता है, और इनके डिफरेंट मुल्कों में डिफरेंट वेरिएशंस हैं। कुछ में इनको थिकर बनाया जाता है, कुछ में थिनर होते हैं, कुछ में जो है वो डिफरेंट शेप्स में बनाया जाता है, और इस वजह से पास्ता जो है वो बहुत सारी डिफरेंट शेप्स के अंदर आता है। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से चाइना के अंदर जो है इवन बिफोर मार्को पोलो जब इस रीजन में गया, उससे पहले भी जो है वो ये नूडल्स जो थी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से पहले बनाई जा रही थी, और मार्को पोलो ने जो है वो इनको जब बनते देखा अपने वहाँ पे रहते टाइम पे, तो उसने जो है वो इनसे इन्फ्लुएंस लिया। बट ज़रूरी नहीं कि इसकी ओरिजिन जो स्टोरी है वो वहीं से आई हो, बिकॉज कुछ जो हिस्टोरियंस हैं वो इस बात को आर्ग्यू करते हैं कि मार्को पोलो के जो ट्रैवलर्स हैं या उसकी जो भी डायरीज़ हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, और वो बहुत सारे ऑथर्स ने बाद में लिखी हैं। तो इस वजह से ये चीज़ जो है वो उसमें बहुत बाद में जो है वो ऐड की जा सकती है, और ये चीज़ जो है ज़रूरी नहीं कि मार्को पोलो ने इंट्रोड्यूस की हो, और बल्कि वो बहुत सारे साइंटिस्ट ने या रिसर्चर्स ने या राइटर्स ने उसमें बाद में ऐड किया है, ये समझते हुए कि उसने अपने टाइम में वहाँ पे ये चीज़ इनकाउंटर की होगी। असल सवाल जो रिसर्चर्स के बीच में आता है वो ये आता है कि आखिर यूरोप के रीजन में ये पास्ता कैसे आया ट्रैवल करके। कॉमन बिलीफ ये है कि मिडिल ईस्ट जो अरब से वो ये पास्ता की डिफरेंट रेसिपीज़ जो थे वो इस रीजन के अंदर लेकर आए, और मेडिटेरेनियन में आने के बाद ये बहुत सारी फॉर्म्स में इवॉल्व कर गई। पास्ता की एवोल्यूशन के साथ साथ ये भी ज़रूरी था कि इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है उसको बढ़ाया जा सके, क्योंकि जो फ्रेश पास्ता तैयार होता है वो बहुत टाइम तक नहीं रह सकता था, इसलिए एक प्रोसेस जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया जिससे पास्ता को जो है वो ड्राई किया जाता था। तो ये प्रोसेस जो है वो इसने इंश्योर किया कि पास्ता जो है वो ड्राई किया जा सकता है, और इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो उससे इंक्रीज़ हो गई, और वो इंक्रीमेंट इन शेल्फ़ लाइफ जो थी इस पास्ता की, उसकी वजह से आजकल के दौर में पास्ता जो है वो पैकेजिंग में इतना कॉमनली जो है वो अवेलेबल है मार्केट में कि डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो डिफरेंट अपनी वेंडर्स से जो इंडस्ट्री थी उन्होंने डिफरेंट उसको फॉर्म्स में जो है इवॉल्व किया और उसको अपनी मार्केट्स में सर्व करना शुरू किया। इवन दो पैकेज्ड पास्ता जो है वो बहुत कॉमनली अवेलेबल है डिफरेंट कंट्रीज़ में, और बहुत ही बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स में सिर्फ नहीं मिलता बल्कि अब तो बहुत सारे लोकल स्टोर्स में भी अवेलेबल होता है। बट कई लोग जो हैं वो इसको अपनी फ्रेश या नेचुरल फॉर्म में पसंद करते हैं और उसको जो है वो फ्रेशली तैयार करते हैं। सो ये पास्ता यूरोप में कैसे आया इसके बारे में तो हमने काफ़ी बात की है, बट ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो ये अमेरिका में कैसे गया ये स्टोरी है। कहते हैं कि जो स्पेनिश सेटलर्स थे अर्ली वो पास्ता की जो रेसिपी है वो अपने साथ अमेरिका में लेके गए, मगर जो सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो है थॉमस जेफरसन की, जो कि यूएस का 3rd प्रेसिडेंट था। अपने पेरिस में ट्रैवल्स के दौरान उसने जो है वो पहली दफ़ा ये पास्ता कंज्यूम किया, और उसको ये इतना पसंद आया कि वो वापस जब आया तो वो बार बार जो है वो अपने लोग वहाँ पे भेजता था कि वो पास्ता जो है वो यहाँ पे लेकर आए। तो इस तरह जो है वो अमेरिका में बहुत पॉपुलराइज हो गया पास्ता। थॉमस जेफरसन जो ये पास्ता की फॉर्म खा कर आया था पेरिस से, उसको आजकल के दौर में हम मैक्रोनी जानते हैं, और इसकी भी बहुत सारी डिफरेंट शेप्स हैं, बट ये जनरली पास्ता ही है। और ये जो है वो अमेरिका में इसलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गया क्योंकि ये तब से चलता हुआ आ रहा है। अमेरिकन रीजन में पास्ता बट सबसे ज़्यादा तब पॉपुलराइज हुआ जब इटालियन इमिग्रेंट्स 19th सेंचुरी में इस रीजन में आए। इनफैक्ट मेजॉरिटी जो डिशेस इटालियन जो क्यूजीन की हैं वो अमेरिका में जब पॉपुलर हुई हैं वो इन्हीं टाइम के बीच में हुई हैं, और वो इसी वजह से हुई हैं क्योंकि जो इटालियन इमिग्रेंट्स थे उस टाइम के ऊपर जब उन्होंने अमेरिका में मूव किया तो वो अपने साथ बहुत सारी जो रेसिपीज़ थी वो लेकर आए थे, और वो लोकल क्यूजीन में जो है वो इतनी एम्बेड हो गई कि वो लोगों के इंटरेस्ट जो है उसमें भी शामिल हो गई और रेस्टोरेंट्स की मेन्यूज़ में भी शामिल हो गई। इसी तरह अगर इसकी एवोल्यूशन देखी जाए तो वो हमारे सब कॉन्टिनेंट के रीजन में भी जो है वो ट्रैवल करते करते इसी तरह आई, और अब जो है वो पास्ता जो है ना सिर्फ रेस्टोरेंट्स में जो है वो सर्व किया जाता है, बट बहुत सारे आपके जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं उनमें भी सर्व किया जाता है ड्राइड फॉर्म के अंदर। बट इवन जो छोटे छोटे ग्रोसरी स्टोर्स हैं उनमें भी जो है बहुत कॉमनली मिल जाता है। जनरली जो है वो पास्ता जो है वो पास्ता को बॉयल करके गर्म पानी के अंदर जो है वो बनाया जाता है, और इसको बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स की सॉस के साथ जो है वो सर्व किया जाता है। बहुत सारी जो पास्ता सॉसेज हैं उनमें सबसे जो पॉपुलर है जो स्पेशली इटली से आती है वो मैरिनारा सॉस है, जो कि सिंपल टोमेटो सॉस होती है।
इसके साथ साथ बहुत सारी और भी डिफरेंट सॉस हैं जो कि बनती हैं, जैसे कि वाइट सॉस जो है उसको फेटुचीनी सॉस कहते हैं, वो काफ़ी पॉपुलर है। अरेबियाटा सॉस है जिसका लिटरल मीनिंग जो है वो एंग्री है, और वो भी जो है वो इटली से आती है, बट उसकी ख़ास बात यह है कि वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, दस उसका नाम जो है वो एंग्री। इसी तरह एक जो बहुत ही कॉमन जो सॉस है इसके अंदर यूज़ होती है, जो स्पेशली पास्ता जो नूडल्स के साथ या स्पैगेटी के साथ खाते हैं, वो बोलोनी सॉस है। पास्ता बिकॉज ऑफ ऑल रीजंस मोस्ट डेफिनेटली एक कंफर्ट फूड है, और अगर देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओवर द सेंचुरीज़ इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, और जो हमारे इनिशियली एंसेस्टर्स भी जो हैं वो जिस तरह इसको खाते रहे हैं, आजकल भी इसको उसी तरह खाया जाता है। हाँ, लोकल आपकी बहुत सारी वेरिएशंस हैं, जैसे हमारे देसी लोकल रीजन के अंदर इसको जो है वो कुछ देसी रेसिपीज़ के साथ मिक्स करके भी बनाया जाता है, बट इसकी जो कई जगहों के ऊपर सर्व किया जाता है, इसकी जो ओरिजिनल एसेंस है वो आज तक वही है जो कि इनिशियली चलती आ रही है। तो आज हमने जो है वो पास्ता की बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के बारे में बात की। नेक्स्ट एपिसोड में हम किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे। दिस इज़ हमजा काजी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़। एक बार फिर से तमामी नाजरीन को एक और सुबह में वेलकम कहेंगे। शाह साहब, ये बताएं, जिस तरीके से हलीमा ने बात की थी ये सनद के हवाले से, और फिर आपने गूगल की एग्जांपल दी, वहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, मेरे ख्याल में अब दुनिया इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है ना कि सनद या सर्टिफिकेट पहले तो जैसे होता था कि आपने इतने साल पढ़ा है, फिर आपने एक प्रैक्टिस की है, उसके बाद फिर आपके पास ये सनद है, अब आप आके काम कीजिए। लेकिन अब लोगों के पास अब वो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आप लर्न कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर लर्न कर रहे हैं, आप और चीज़ें लर्न कर रहे हैं, आप ऑनलाइन चीज़ें इतनी लर्न कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो उसके अंदर अब ये चीज़ है कि अब मुझे जो लगता है कि आगे कुछ वक्त के बाद आपको सिर्फ उन्हीं लोगों की ज़रूरत होगी जो काम करना जानते हैं, और उसके लिए शायद सनद इतना मैटर ना करे, क्योंकि अभी आप देखें कि बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो आपके एक्सपीरियंस पे आपको लेते हैं कि अगर आप ये काम कर सकते हैं। इंटरनेशनली भी अगर आप देखें, ठीक है, तो बहुत सारे इदारे, मीडिया की अगर आप एग्जांपल, अगर मीडिया के आप इदारे देखें बहुत तो क्लियर एक हमारे पास एग्जांपल है मीडिया और की। अगर आप सिर्फ देखें कि एक आपका एक्सपीरियंस है, जैसे आपके आगे कैमरा लगा हुआ है, हाँ, ठीक है, तो आप कैमरे को चीट नहीं कर सकते। अगर आपको वो आता है तो आता है, नहीं आता तो आप स्क्रीन हाँ, जितनी मर्जी बड़ी डिग्री आप आप लेके आ ले लें जाएं, तो आपको नहीं आप, या अगर आप कहें कि जी मैं, आप कहते हैं कि आप कहें कि मैं एक्टिंग में बहुत बड़ी डिग्री लेके आया हूँ, नहीं। ठीक है, आपने शायद वो तो कर लिया, लेकिन जब आपको कैमरे के सामने खड़ा किया तो फिर आपसे आप चुप हो गए, तो फिर वो फायदा नहीं है experience उस डिग्री का। उस डिग्री का फायदा नहीं। शाह साहब, जल्दी से रैप अप करते हैं, पाकिस्तान की कंडीशन पे आते हैं। आर्टिस्ट को सपोर्ट जो मिल रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, आप उसको कैसा देखते हैं? आर्टिस्ट को तो क्या सपोर्ट मिल रही है? मुझे नहीं लगता कोई सपोर्ट मिल रही है आर्टिस्ट को। ठीक है, आपके लिए क्या होना चाहिए आर्टिस्ट के लिए? अगर मैं अपने शहर की बात करूं, इस्लामाबाद की, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं जाइए इससे आप। आर्टिस्ट को आप ऐसा चाहिए कि आप, जैसे सीडीए के साथ कोलैबोरेशन होती है आर्टिस्ट की, तो आपको आर्टिस्ट के स्पेस डिज़ाइन कर देने चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से हम डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स होती हैं, हाँ ठीक है, आर्टिस्ट के आप आउटडोर स्पेस डिज़ाइन करें। ठीक है, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन जो इदारे यहाँ पे मौजूद हैं आर्ट के हवाले से, उनकी बिल्डिंग के भी आप अंदर जाएं तो आपको एक चट्टियल मैदान सा लगता है, कोई आर्ट पीस होता ही नहीं है वहाँ पे मौजूद। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अगर आप किसी क्या कहते हैं, किसी आर्ट के इदारे में भी जाएं, ठीक है, तो उसमें भी पता होना चाहिए कि भाई कोई ना कोई स्पेस होना चाहिए किसी भी का भी। और मतलब आपने कहा था कि किस तरह इंटरैक्ट कर सकते हैं आर्टिस्ट अपनी सोसाइटी से, समथिंग लाइक दैट, कि ये आर्टिस्ट को कोई ना कोई स्पेस देनी चाहिए कि आपका ये स्पेस है, इसको ब्यूटीफाई करें। हाँ हाँ हाँ, ये जगह है शहर की, इसको आप अपने beautify तरीके करें। इसको अपने तरीके से, रिसोर्सेज हम आपको देते हैं, आप खूबसूरत बनाएं, शहर को खूबसूरत बनाएं, क्योंकि खूबसूरत शहर ही खूबसूरत लोगों को क्या कहते हैं, लोगों को खूबसूरत बना सकता है। एक खूबसूरत शहर लोगों को खूबसूरत बना सकता है। ठीक है, या तो एक आप देखें कि जंगों के बाद लोगों के अंदर एक वो होता था, जज्बा होता था कि अब हमने खूबसूरत बना, शहर तबाह हो गया, फिर लोगों के अंदर जज्बा हुआ कि हमने इसको खूबसूरत बनाना। तो इसी तरह अगर आप किसी भी आर्टिस्ट को उसके शहर की कोई ना कोई जगह दे दें कि तुम इसको खूबसूरत बनाओ, आप इस पे काम करें, आप इस पे काम करें, तो मेरे ख्याल में लोगों का भी एक बेटरमेंट इसी तरह ही होगी कि लोग वो देख के इंस्पायर होंगे। बहुत शुक्रिया।
रज़ा शाह साहब, आपके वक्त का। आपने अपना वो तमाम एक्सपीरियंस हमारे इस टाइम के अंदर इस तरीके से दिया कि वो कहते हैं ना कि कूजे में समंदर को कूजे में बंद करना। ठीक है, ये थोड़ी सी लाइन आगे पीछे होगी थी। तो आपने वो काम किया हमारे लिए। हर टॉपिक में हमारी यही कोशिश होती है कि टॉपिक एक्सपर्ट आए और टॉपिक एक्सपर्ट से जितने हो सके हम लोग सवालात करें, चाहे एक बच्चे के जहन में जो सवाल आ रहे हैं, एक मिडिल एज के और एक बूढ़े के जहन में जो सवालात आ रहे हैं, तमाम तरह हम पूछने की कोशिश करते हैं। और हमारी कोशिश यही होती है कि पॉजिटिविटी हम लोग फैलाएं। लेकिन आज का मैसेज यही है कि अपने आर्टिस्ट की कदर करें, उनको आपकी ज़रूरत है और वो आपको किसी भी तरीके से आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली भी। और जिस तरीके से हमने बात की थी कि तारीफ़ करके, यही सबसे ज़्यादा वो कहते हैं ना कि दाल पानी होती है। ठीक है, तो अप्रिसिएशन करें। आज के प्रोग्राम से मुझे, हलीमा को और एक और सुबह की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी फिर एक नए टॉपिक, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।